हमने देखा था जो हमारा मोटा वाला युंगसुक था वो वास्को के पास आता है और उसको कहता है कि वो उसको ट्रेन करे अपने साथ। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो वास्को और मोटा वाला युंगसुक होता है वो साथ में रनिंग कर रहे होते हैं और जो मोटा वाला युंगसुक होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो बहुत ज्यादा हाँप रहा होता है। लेकिन जो वास्को होता है वो युंगसुक को कहता है तुम ये कर सकते हो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और जो हमारा युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मरने वाला हूँ, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जिस दिन से मैंने वास्को को कहा था कि मेरी मदद करो खुद को इम्प्रूव करने में, उस दिन से मैं वास्को के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अभी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है वास्को के साथ ट्रेनिंग करते हुए, और वास्को के साथ भागने से मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को और मोटा वाला युंगसुक होता है वो एक जगह में रुक जाते हैं, यानी कि उनकी डेस्टिनेशन आ चुकी है। इसके बाद जो वास्को होता है वो युंगसुक को कहता है बहुत अच्छे लौंडे, और हम युंगसुक को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाँप रहा होता है। युंगसुक ऐसा कर रहा होता है लेकिन वास्को इसके बाद जो वास्को होता है वो अपने मन में सोचता है क्या ये सिर्फ रनिंग करके ही खुद को बेटर बनाना चाहता है, शायद ये किसी मार्शल आर्ट वगैरह की भी ट्रेनिंग ले रहा होगा खुद को बेटर बनाने के लिए। तो लेकिन यार जो हमारा युंगसुक होता है वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, तो इसलिए वास्को उसको मोटिवेट करने के लिए कहता है अगर तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसका कोई भी आसान रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी पूरी मेहनत करते हो तो तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी मेहनत तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी। तुम्हारा शरीर तुम्हारी मेहनत को कभी भी धोखा नहीं देगा। बिना मेहनत करे तुम अपने शरीर को बस एक ही दिन में ऐसे नहीं बदल सकते। और जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं वास्को को नहीं बता सकता कि जब मैं एक सुबह सो के उठा तो मेरे पास एक परफेक्ट बॉडी थी। तो जो युंगसुक होता है वो वास्को को कहता है तो वास्को भाई क्या आप रोज मेहनत करते हो, रोज आप वर्कआउट करते हो? तो वास्को कहता है हाँ, मैं रोज 100 सिटअप्स, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और साथ में 10 किलोमीटर मैं रोज भागता हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से जेस आता है, वो कहता है हे वास्को तो तुम यहाँ पे हो, गुड मॉर्निंग वास्को। तो जो वास्को होता है वो जेस को कहता है जेस क्या हमारी दोस्ती की पावर से तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ? तो जो जेस होता है वो थोड़ा सा एम्बैरेस सा फील होके कहता है हाँ वो मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ पे हो। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे वास्को को कॉल कर देनी चाहिए थी। वैसे भी मुझे तो वास्को की जो लोकेशन है उसके जीपीएस से पता चली है जो मैंने उसके फोन में इंस्टॉल कर रखा है। जो जेस होता है वो युंगसुक को देख के अपने मन में सोचता है वैसे ये बंदा अब तक वास्को के साथ है। इसके बाद जेस युंगसुक को कहता है ओए तू अब तक ये कर रहा है? इसके बाद जो युंगसुक होता है वो कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, हाय आप कैसे हो? जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है ये क्या कह रहा है कि अब तक मैं ये कर रहा हूँ, मुझे तो अभी तक बस 3 ही दिन हुए हैं ये करते हुए वास्को के साथ। जेस अपने मन में सोचता है ये बंदा बस वास्को का टाइम खराब कर रहा है और वास्को ने इसको चॉकलेट मिल्क भी दे रखा है पीने के लिए। वैसे भी ये बंदा जल्दी ही हार मान जाएगा, तो वास्को इसके साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, ये तो हार ही मानने वाला है वैसे भी। तो जो युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है कभी कभी हमारे साथ जेस भी आ जाता है और जेस को देख के ऐसा लगता है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये देख के कि मैं वास्को के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल को। तो स्कूल में हम देखते हैं जो टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा होता है और कहता है तो आज 20 तारीख है तो इसलिए जिसका भी 20 रोल नंबर है वो अपना हाथ उठाओ और मेरे सवाल का जवाब दो। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपना हाथ उठाता है क्योंकि उसी का रोल नंबर 20 होता है। तो जो टीचर होते हैं वो अब जैक से सवाल पूछते हैं। इसके बाद जो जैक होता है वो अपने दोनों हाथ उठा के कहता है आप तो देख ही सकते हो मेरी हालत, मैं बस यहाँ स्कूल पे अपनी अटेंडेंस बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, मैं इस हालत में पढ़ाई नहीं कर सकता। तो जो टीचर होता है वो कहता है आखिर तुम इस हालत में स्कूल आ ही क्यों रहे हो? इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर जैक स्कूल क्यों आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो मीरा होती है
वो जैक को खाना खिला रही होती है, क्योंकि जो जैक के दोनों हाथ होते हैं उनमें पट्टियां बंधी होती हैं। और यार जैक को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है मीरा के हाथ से खाना खाने में। जैक कहता है मुझे वो वाला भी दो, वो वाला भी मेरे मुंह में डालो खाना। तो जो मीरा होती है वो कहती है चुपचाप से वो खाओ जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके बाद पीछे से ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है। ह्यूंगसुक कहता है जो जैक है उसकी इंजरी अब पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुकी है, और जो जैक है वो अभी पहले से काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा है। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो तरह तरह की बकचोदियां कर रहा होता है। वो मीरा को कहता है मीरा मुझे रोटी फोल्ड करके भी खिलाओ। इसके बाद जो विंजिन होता है वो भी ये सारी की सारी बातें देख रहा होता है, वो जैक को देख रहा होता है। विंजिन वही रैपर है जिसने ह्यूंगसुक के खिलाफ मतलब वहां म्यूजिक कंपटीशन में परफॉर्म किया था। तो जो विंजिन होता है वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। इसके बाद विंजिन अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ मुड़ के देखता है। तो विंजिन की गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही खाना खिलाऊं? चुपचाप से अपने आप खाओ तुम खाना। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो अपनी सीट में बैठा हुआ होता है और खाना खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पे वास्को आता है और ह्यूंगसुक को यानी कि हैंडसम वाले ह्यूंगसुक को एक चॉकलेट मिल्क शेक देता है। तो जो वास्को होता है वो कहता है लो इसको पी लो, ये मुझे रास्ते में मिला। तो जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या क्या वास्को को दोबारा से ये रास्ते में मिला और ये मेरे लिए लेके आ गया ये। और जो जेस होता है वो ये सब देख के अपने मन में सोच रहा होता है वास्को ने इसको भी चॉकलेट मिल्क दिया। इसके बाद हमारा ह्यूंगसुक कहता है तुम्हारा शुक्रिया वास्को। और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो ये सारी चीजें देख रहा होता है कि जो वास्को है वो ह्यूंगसुक को मिल्क शेक दे रहा है यानी कि चॉकलेट मिल्क दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं बगल में जो वास्को होता है उसकी गैंग के 2-3 बंदे होते हैं और जेस भी होता है। तो जो वास्को होता है वो कहता है जेस को हे जेस चलो वर्कआउट करने चलते हैं बाहर। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है अरे छोड़ो ना, आराम से स्कूल में बैठ के रेस्ट करते हैं। तो जो दूसरा बंदा होता है इन्हीं की गैंग का वो कहता है कैसा रहेगा हम जाके सॉकर खेलें। तो जो अगला बंदा होता है वो कहता है अब बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, छोड़ो यहीं पे आराम से इधर उधर घूमते हैं या फिर आराम करते हैं। और हम देखते हैं जो हान्युल होती है वो ह्यूंगसुक को कह रही होती है हे डैनियल क्या मैं भी तुम्हें खाना खिलाऊं? और जो हान्युल होती है अभी वो अपने मन में सोच रही होती है जो डैनियल है वो ककाओ टॉक यूज नहीं करता, लेकिन जो क्या वो पिगी है वो ककाओ टॉक यूज करता होगा। और यार जो ये ककाओ टॉक है ये एक फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म है कोरिया में। और जो हानिल होती है वो मन ही मन अपने सर में मुक्के मारने लगती है ये बात सोच के कि आखिर मैं पिगी के बारे में क्यों सोच रही हूँ। लेकिन जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बर्ड नकल्स किस टाइप का गैंग है। ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है ये सारे के सारे बदमाश लोग हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बर्ड नकल्स का लीडर वास्को है, इसलिए ये लोग बदमाश नहीं हो सकते। और हम देखते हैं जो वास्को होता है वो अपनी गैंग वाले बंदों से बात कर रहा होता है तो कैसा रहेगा कि हम आर्म रेसलिंग करें। तो जो बाकी के बंदे होते हैं वो कहते हैं हाँ वूंग इसमें काफी ज्यादा अच्छा है। तो जो जेस होता है वो कहता है हाँ तुम वूंग के साथ आर्म रेसलिंग करो, वो काफी अच्छा है आर्म रेसलिंग में। तो जो वास्को होता है वो वूंग को कहता है तो वूंग आजा सीट में आर्म रेसलिंग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है जब मैं बाद में वास्को के और ज्यादा करीब हो जाऊंगा तो मैं उससे ये बात जरूर पूछूंगा कि आखिर बर्ड नकल किस टाइप की गैंग है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पे जे आता है और जे ह्यूंगसुक को 2 चॉकलेट मिल्क देता है। ह्यूंगसुक कहता है जे तुम्हारा शुक्रिया जे। और यार अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जो जे है उसने अभी वास्को को जो है ह्यूंगसुक को चॉकलेट मिल्क देते हुए देखा था। तो यार अगर कोई ह्यूंगसुक को चॉकलेट मिल्क दे रहा है तो अपना जे पीछे कैसे रह सकता है। उसके मन में ये वाली फीलिंग आई होगी मतलब यार वास्को चॉकलेट मिल्क दे रहा है मेरे ह्यूंगसुक को तो मैं क्यों नहीं। मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था जो जे है वो गे है, मतलब यार अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन भाई लोग आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गे वे नहीं है, वो जो है ह्यूंगसुक की रिस्पेक्ट करता है बहुत ज्यादा। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो स्कूल से घर जा रहा होता है और वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे सच में ये जानना है कि आखिर बर्ड नकल
किस टाइप की गैंग है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं जो युंगसुक होता है उसको वूंग दिखता है, जो बर्न नकल का ही एक मेंबर होता है, वो गंजा वाला। वूंग सामान उठाने वाली एक ट्रॉली में कुछ सामान लेके जा रहा होता है जिसको वो धक्का मार रहा होता है और ये चीज युंगसुक देख लेता है। तो युंगसुक अपने मन में सोचता है ये तो वूंग है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। युंगसुक वूंग के पास आके कहता है हाय तुम कैसे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसमें। और हम देखते हैं जो वूंग होता है वो अपने मन में सोचता है क्या ये मेरी मदद कर रहा है, मतलब क्योंकि यार पहले युंगसुक की वूंग से कभी भी बात नहीं हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा युंगसुक होता है वो कुछ ज्यादा ही मदद कर देता है, वो कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा देता है जिसकी वजह से जो वूंग होता है वो तो वहीं पे खड़ा रह जाता है और जो युंगसुक होता है वो उस ये जो ट्रॉली होती है इसको लेके भाग ही जाता है लिटरली। और वूंग वहां पे खड़ा होके हैरान होके सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो एक पेड़ में लात मार रहा होता है। हम देखते हैं वहां बगल में ही दो बच्चे खड़े होते हैं जिनकी फुटबॉल उस पेड़ के ऊपर जाके अटक गई होती है और ये दोनों बच्चे रो रो के जेस को कह रहे होते हैं भैया क्या आपको विश्वास है कि आप हमारी फुटबॉल नीचे उतार दोगे। दूसरा वाला कहता है कि क्या आप उसको उतार दोगे, वो बहुत ज्यादा महंगी फुटबॉल है। लेकिन जो जेस होता है वो कहता है तुम दोनों के दोनों बच्चे चुप हो जाओ, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैं तुम्हारी फुटबॉल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं आपने हमसे प्रॉमिस करा था कि आपकी किक बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप हमारी फुटबॉल नीचे उतार दोगे। और जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी इनकी फालतू में मतलब मदद करना, जब मैं फुटबॉल नीचे उतार ही नहीं पाऊंगा तो मतलब बिना मतलब में मदद करने की कोशिश करना बेकार है। और वैसे भी मेरी जो सबसे पावरफुल किक है वो भी यहाँ पे काम नहीं आ रही है, फुटबॉल नीचे नहीं आ रही है। और तभी हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला युंगसुक होता है वो एक आराम से किक मारता है पेड़ में और जो फुटबॉल होती है वो आराम से नीचे आ जाती है पेड़ से। तो जैसे ही फुटबॉल नीचे आती है तो बच्चे कहते हैं थैंक यू। इसके बाद जो हमारा युंगसुक होता है वो कहता है हाय मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है ये बंदा, ये तो डैनियल पार्क है, इस बंदे ने अपनी सिर्फ एक लात से ही इस पेड़ से वो फुटबॉल नीचे गिरा दी। इसके बाद तभी हमारा हैंडसम वाला युंगसुक जेस को कहता है हे जेस, वो तुम्हारे कंधे पे एक कीड़ा है और यार जो जेस होता है उसको कीड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो इसलिए जो हमारा जेस होता है उसकी फटके बिल्कुल 4 हो जाती है, वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है बर्न नकल, इस गैंग के लोगों को मैं जितना ज्यादा देखता हूँ मुझे ये लोग उतने ही कम बुरे लगते हैं। मुझे लगता है वो मैं था जिसने एक बुक को उसके कवर से जज कर लिया था, मतलब कि मैंने इनको मतलब ऐसे ही जज कर लिया था, ये सोचने लगा था मैं कि ये लोग बुरे लोग हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेस को। जेस अपने मन में सोच रहा होता है शिट, वो साला, उसके पैर सच में बहुत ज्यादा मजबूत हैं और इस समय वो हैंडसम वाले युंगसुक के बारे में सोच रहा होता है। जेस अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है ये बंदा डैनियल पार्क सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसने गलती से वास्को को फाइट में नहीं हराया था, ये सच में ताकतवर है। खैर जो भी हो, जो डैनियल पार्क है वो लोगों की हेल्प करता है, मुझे लगता है जितना मैं उसके बारे में सोचता हूँ वो इतना भी बुरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जेस के बगल में मोटा वाला युंगसुक बैठा हुआ होता है। मोटा वाला युंगसुक जेस को कहता है एक्सक्यूज मी, आप क्या सोच रहे हो अपने मन में। इसके बाद जेस कहता है कुछ भी नहीं, बस एक हरामखोर के बारे में सोच रहा हूँ। और यार यहाँ पे वो हरामखोर खुद युंगसुक ही है और युंगसुक ही उससे पूछ रहा है अपने दूसरी वाली बॉडी में। तो जो जेस होता है वो मोटे वाले युंगसुक को कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था। तो मोटा वाला युंगसुक कहता है नहीं, मैं बस कह रहा था ये कितना ज्यादा कमाल का है। इसके बाद जेस कहता है क्या कमाल का है बे। युंगसुक कहता है नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वास्को भाई कितने ज्यादा कमाल के हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी वास्को भाई जैसी बॉडी होती। वास्को भाई को देख के ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरे ही प्लेनेट से यहाँ पे आए हों। वास्को भाई सच में बहुत ज्यादा कूल हैं। तो जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि इस बंदे ने अपना मन बना लिया है वास्को के साथ सीरियसली ट्रेनिंग करने का। मुझे लगता है ये जो बंदा है ये भी एक अच्छा इंसान है। एक मिनट, मुझे लगता है ये जो बंदा है शायद इसको भी काफी सारे लोग परेशान करते हैं। ओह, अब मुझे समझ आया कि वास्को
इसको ट्रेन क्यों कर रहा है, वास्को इसकी हेल्प क्यों कर रहा है। ये जो बंदा है इसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है जो हमारा वास्को है वो किसी टाइम पे युंटे ली कहलाता था। मतलब कि यार जो हमारा वास्को है उसका नाम हमेशा से वास्को नहीं था, उसको पहले लोग युंटे बोलते थे। और मतलब जो ये युंटे था ये बहुत ही ज्यादा वीक इंसान था, इसको हर कोई परेशान करता था। और इसीलिए जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है इसमें मैं आपको बताऊंगा वास्को के हिस्ट्री के बारे में। और यार ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। यहाँ पे हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि कमाल के हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो अभी करंट मूवमेंट में अपनी जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, पुशअप्स वगैरह मार रहा होता है, वो सारे के सारे वो कंप्लीट करके युंगसुक के पास आता है और कहता है लौंडे तेरे पास कोई पानी वानी पड़ा है पीने के लिए। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो कहता है नहीं मेरे पास तो बस कोक पड़ी हुई है। तो जो वास्को होता है वो कहता है कोक पीना जल्दी से जल्दी छोड़ दे, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और जो इसके आगे वाला चैप्टर है जो मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वहाँ पे हमें वो बंदा भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है गो। मतलब कि यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हम देखते हैं वास्को को जो इस समय काफी ज्यादा छोटा होता है, ये काफी समय पहले की बात होती है। तो हम देखते हैं जो वास्को होता है उसके हाथ में एक सुपर हीरो का टॉय होता है। वास्को इस टॉय के लिए अपनी वॉइस ओवर देते हुए कहता है मैं हीरो मैन हूँ और मैं इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमजोर लोगों को परेशान करने की। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेस खड़ा होता है, वो कहता है हा आ जाओ मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और यार आपको बता दूं ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये इस वक्त करंट मूवमेंट में जो बड़ा वाला जेस है उसके माइंड में चल रही है। ये सारी की सारी स्टोरी अभी वो अपने मन में सोच रहा है। जेस अपने मन में कहता है जब हम दोनों छोटे थे तो उस वक्त हर दिन हम रोज साथ में घूमते थे। अब दोबारा से हम वास्को के पास्ट में आते हैं जहाँ पे वास्को और जो जेस होता है ये दोनों पार्क में खेल रहे होते हैं। और जब ये दोनों आपस में बचपन में खेलते होते हैं तो जो जेस होता है वो भी अपने आप को हीरो समझता होता है और जो हमारा वास्को होता है वो भी अपने आप को हीरो समझता होता है। तो इसलिए जो जेस होता है वो वास्को को कहता है युंटे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें एक विलन की लाइन बोलनी चाहिए। और जिसको नहीं पता उसको पहले ही बता दूं कि वास्को का नाम हमेशा से वास्को नहीं था, पहले उसका नाम युंटे था। इसके बाद जो बड़ा वाला जेस होता है वो फिर से अपने मन में कहता है मैं बचपन में हमेशा हीरो का रोल प्ले करता था और वास्को उसमें मेरा हमेशा साथ देता था। इसके बाद जो छोटा वाला वास्को होता है वो छोटे जेस को कहता है जेस क्या ये गलत होगा कि जो हीरो मैन है वो लोगों की हेल्प ना करे। तब क्या होगा अगर जो हीरो मैन का दुश्मन हुआ वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। आखिर हीरो मैन दूसरों के लिए क्यों लड़ता है। तो जो जेस होता है वो कहता है अबे बेवकूफ ऐसी बेकार सोच, आखिर कौन सा सुपर हीरो रखता है तू, अब मेरा ये सुपर पंच खा। तो जो बचपन वाला वास्को होता है वो भी एक्टिंग करता है नहीं नहीं ऐसा मत करो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद फिर से बड़े वाले जेस की वॉइस ओवर आती है। जो युंटे होता है उसकी पर्सनैलिटी बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। युंटे का सिर्फ एक अकेला दोस्त मैं ही होता हूँ बचपन में, इसलिए युंटे की मदर हम दोनों को स्नैक्स खाने के लिए दिया करती थी। तो हम देखते हैं जो युंटे की मदर होती है वो जेस को कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया युंटे के साथ अच्छे से रहने के लिए। जेस कहता है यस। हालांकि हमें युंटे यानी वास्को की मदर का चेहरा नहीं दिखाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीधा स्कूल का सीन। हम देखते हैं जो जेस होता है और युंटे होते हैं वो दोनों एक ही क्लास में बैठे होते हैं। तो जो जेस होता है वो युंटे को कहता है हम दोनों एक ही क्लास में हैं, ये सच में कमाल की बात है ना। तुम्हें भी इस बात से काफी खुशी हो रही है ना युंटे। तो जो हमारा वास्को यानी युंटे होता है वो बड़े ही रूखे अंदाज में कहता है हाँ बिल्कुल। तभी हम देखते हैं क्लास में दो लड़के और एक लड़की एंटर करते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बोल रहे होते हैं गाइस क्या तुमने वंडर 5 गेम खेला है। दूसरा बंदा कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा मजेदार है। और जो लड़की होती है वो कहती है क्या ये क्या है, क्या ये कोई फोन का गेम है। तो जो जेस और युंटे वहां पे बैठे होते हैं वो भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो इसलिए जो हमारा वास्को यानी युंटे होता है वो जेस को कहता है जेस
क्या तुमने भी फोन के गेम्स कभी खेले हैं? और वो ये बात बहुत ज्यादा नर्वस होके कह रहा होता है। तो जो हमारा जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है जो युंटे है वो भी फोन्स के गेम खेलना चाहता है। तो जो जेस होता है वो कहता है, हे युंटे, कैसा रहेगा कि हम दोनों भी मोबाइल के गेम्स खेलें? तो इसके बाद जो युंटे होता है वो कहता है, हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद ये दोनों के दोनों मोबाइल्स के गेम खेलते हैं जो कि इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसके बाद जो हमारा जेस होता है उसकी फिर से वॉइस ओवर आती है बड़े वाले जेस की। मिडिल स्कूल शुरू होने के बाद भी जो हमारा युंटे है वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। तो इसके बाद हम देखते हैं जो जेस और युंटे होते हैं वो दोनों कहीं पे बैठे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे तीन बच्चे आते हैं जो कि इनसे थोड़ी सी ही बड़ी उम्र के लग रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा जेस को कहता है, ओए बड़े कान वाले, तुम कौन से एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हो? और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है। और जो लड़की होती है वो कहती है, तुम्हारे कान बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो इन दोनों को कहते हैं, कैसा रहेगा कि हम साथ में स्नैक्स की शॉप में चलें? तो जो जेस होता है वो कहता है, हाँ ठीक है। इसके बाद वो युंटे को कहता है, युंटे कैसा रहेगा कि तुम भी हमारे साथ चलो? इसके बाद युंटे कहता है, ठीक है, तुम मुझे एक चॉकलेट मिल्क खरीद के दे देना वहां से। तो इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग एक स्नैक्स की दुकान में आ जाते हैं और वहां पे सारे के सारे ये खाना ठूस रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो ये जो तीन लोग होते हैं इनमें से एक कहता है, तुम्हें पता है जिन्हो जियान स्कूल का एक असली मर्द है? और जो लड़की होती है वो कहती है, हाँ, और तुम्हें पता है जिन्होंने मैपल स्टोरी का 100 लेवल भी पास कर लिया है? और यार यहाँ पे जो मैपल स्टोरी होती है ये एक गेम का नाम होता है। इसके बाद जो जिन्हो होता है वो कहता है, तुम लोग अब बस भी करो मेरी तारीफ करना। तो जो जिन्हो होता है वो अपने मुंह से फिर खुद ही बकने लगता है। वो कहता है, पहले लोग मुझे फ्लेमिंग फिस्ट बुलाते थे, लेकिन अब ये काफी ज्यादा पुरानी बात हो चुकी है, इसलिए मेरे को अजीब लगता है ये सब कहने में। तो जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो ये बहुत ज्यादा कूल है, ऐसा लगता है कि इसकी हाइट 5.5 फीट से भी ज्यादा लंबी है। तो यार हमारा जो युंटे होता है वो बहुत ही ज्यादा भोला किस्म का इंसान होता है। तो वो कहता है, क्या फ्लेमिंग फिस्ट? जो हमारा जेस है उसका नाम है हीरो मैन। तो जो ये बंदे होते हैं वो कहते हैं, "हाँ? आखिर ये क्या चीज है?" इसके बाद जो जेस होता है वो हल्के से युंटे को कहता है, ओ युंटे, चुप चुप, कुछ मत बोल। तो जो ये लोग होते हैं वो इन दोनों को कहते हैं, आखिर तुम दोनों कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तुम बहुत ही ज्यादा फनी बातें करते हो। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, ये हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ शॉप के अंदर तीन बदमाश बच्चे एंटर करते हैं जो एज में इन सब से ज्यादा लग रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये जो तीन बंदे होते हैं इनमें से जो दो बंदे आगे होते हैं वो ऐसे बोल रहे होते हैं, हे हे हे, सबके सब रास्ते से हट जाओ। हेलो हेलो, आगे से जितने भी लोग हैं सारे हट जाओ। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, अगर यहाँ पे मुझे डम्पलिंग्स नहीं मिली तो तुम मेरे हाथ से मरे। और हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो इन लोगों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदे कौन हैं? और जो जेस लोगों के साथ तीन बंदे और होते हैं वो इन लोगों को देख के डर जाते हैं। तो उनमें से तो एक सर झुका लेता है अपना, और जो दूसरा वाला होता है वो बहुत ज्यादा डर के ऐसे कहता है, हेलो। और ये बंदे अपने मन में सोच रहे होते हैं, अपने सबसे डरावने सीनियर्स को हेलो बोलो तुम लोग। तो जो ये तीन सीनियर्स होते हैं उनमें से एक जो बंदा होता है वो इन सारे जूनियर्स को देख के कहता है, हाँ, ये सारे तो जूनियर्स हैं। तो जो ये सीनियर्स होते हैं इनमें से जो एक मोटा बंदा होता है वो इन सारे जूनियर्स को कहता है, क्या तुम्हारे पास सिगरेट पड़ी होगी? अबे, पड़ी है या नहीं है? और जो दूसरा सीनियर होता है वो भी अपने मन में सोच रहा होता है, हा, ये फिर से नए बच्चों से सिगरेट छीन रहा है यहाँ पे। तो जो जेस के साथ यहाँ पे तीन नए बच्चे होते हैं जिनके साथ ये यहाँ पे खाना खाने आए होते हैं, तभी उनमें से एक कहता है, हाँ मेरे पास है। मतलब देख रहे हो तुम, इसका सारा का सारा फ्लेमिंग फिस्ट वगैरह निकल गया है यहाँ पे, डर के मारे हालत खराब हो चुकी है इसकी अब। और जो जेस होता है वो भी अपने मन में सोच रहा होता है, ये बहुत ज्यादा डरावना है, और क्या इसके पास सिगरेट है? तो जो सीनियर होता है वो कहता है, क्या तुम्हारे पास लाइटर भी है? इसके बाद जो ये जूनियर होता है वो सिगरेट के साथ लाइटर भी इनको देता है। तो जो सीनियर होता है वो कहता है, ओ, तुम्हारे अंदर हमारे कदमों में चलने की समझ है, तो चलो अब सिगरेट जलाते हैं। और यार यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जो ये सीनियर्स हैं और जो ये जूनियर्स हैं, युंटे और जेस के अलावा,
ये जूनियर्स इन सीनियर्स को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब जो भी काम ये सीनियर्स करते हैं, इन जूनियर्स को भी वो काम करना अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि हम अगर ये काम करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे। मतलब इनको अभी अपनी समझ नहीं होती। तो ये जो बंदा होता है, ये जूनियर, ये जेस को कहता है, जेस, चलो चलो हम भी चलते हैं, तुम सिगरेट पीते हो ना? और जो लड़की होती है वो कहती है, बहुत बढ़िया, अगर हम इन लोगों के बहुत ही खास दोस्त बन सके तो इसका मतलब हमारे हाथ में बहुत बड़ा जैकपॉट आ जाएगा। तो जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आहा, मैंने कभी पहले सिगरेट नहीं पी। तो जो जेस होता है वो कहता है, हाँ हाँ, मैं सिगरेट पीता हूँ। और वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इन लोगों के सामने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगना चाहिए, और इसीलिए ही वो झूठ बोलता है। जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या क्या मैं भी इन लोगों की गैंग का एक हिस्सा बनने वाला हूँ अब? लेकिन इसके बाद जो हमारा भोला यूंटे होता है वो कहता है, जेस तुम वहां मत जाओ, सिगरेट पीना बहुत ज्यादा बुरा होता है। मॉम ने कहा था कि तुम्हें सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, और मॉम ने ये भी कहा था जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग किसी भी काम के नहीं होते। और ये सुन के जितने भी जूनियर्स और जेस होते हैं इनकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि जो हमारा यूंटे होता है उसने ये बात सीनियर्स के सामने कही होती है। इसके बाद जो एक सीनियर होता है वो कहता है, हाँ, आखिर ये ढक्कन कौन है? क्या ये दिमागी तौर से पागल वागल है क्या? तो ये जो जूनियर होते हैं वो कहते हैं, हाँ 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 हाँ, ये पागल है। तो जो ये सीनियर होता है वो कहता है, क्या सच में? हा 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 हा। अगर ऐसी बात है तो फिर भी मुझे यह बहुत बुरा लगा। और वो सीधा यूंटे के एक रैपट मारता है गाल में। थप्पड़ खाने के बाद भी यूंटे जो होता है उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए जो सीनियर होता है वो कहता है, थप्पड़ खाने के बाद भी ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। और जो जूनियर्स होते हैं वो अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, उसने उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जो सीनियर होता है वो यूंटे को कहता है, अगर तुम अपने सीनियर्स से कभी बदतमीजी करो तो उसके बाद तुम्हें अपने सीनियर्स को सॉरी बोलना चाहिए। क्या क्या तुम सॉरी नहीं बोलोगे? और ये बोलते हुए जो सीनियर होता है वो यूंटे के लात ही लात बजाने लगता है। और यार जो यूंटे होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए जो सीनियर होता है वो उसको मारे जा रहा होता है और कहता है, सॉरी नहीं बोलेगा तू? सॉरी नहीं बोलेगा? ये साला, ये अपने मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकाल रहा है। ऐसा लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है। इसके बाद जो सीनियर होता है वो कहता है, ये सच में एक बहुत ही बड़ा मजाक है। मैं इसको तब तक मारता रहूंगा जब तक ये कुछ बोलता नहीं। इसके बाद बड़े वाले जेस की वॉइस ओवर आती है, जिस वक्त यूंटे मार खा रहा था उस वक्त मैं अपनी नज़रें यूंटे से नहीं मिला पाया। जब मेरी नज़रें उससे मिली तो मैंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। इसके बाद जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो यूंटे को कहता है, तूने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया है, तू साले छोटे पंख, आज के बाद से हम तेरे साथ हमेशा अपना कुछ ना कुछ समय बिताएंगे। और यार इनके साथ समय बिताने से इन सीनियर का मतलब होता है कि ये जो लोग हैं ये यूंटे को रोज मारेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो यूंटे होता है वो बहुत ज़्यादा पिटी हुई हालत में अपनी क्लास में पहुंचता है और बेंच में बैठ जाता है। इसके बाद जो अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं यूंटे को देख के। तो जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, ये सच में बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है। आखिर ये इसके साथ कितना दिन और चलने वाला है? इसके बाद बड़ा वाला जेस अपने मन में कहता है, जो सीनियर्स थे वो यूंटे को रोज अपने साथ ले जाते थे ताकि उसको मार सकें। इसके बाद हम देखते हैं करंट मूवमेंट में जब ये लोग बच्चे होते हैं तो जो जेस होता है छोटा वाला वो अपनी नज़रें यूंटे से नहीं मिला पा रहा होता है। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, यूंटे क्या वो ठीक है? लेकिन तभी अचानक से जेस देखता है यूंटे की शर्ट में खून लगा हुआ होता है। तो जेस अपने मन में सोचता है, हाँ, क्या खून? आखिर वो लोग कितना बुरी तरह से यूंटे को मार रहे हैं जो उसके खून निकल रहा है। क्या मुझे यूंटे से बात करनी चाहिए? कम से कम मैं वो तो सुन ही सकता हूँ जो यूंटे मुझे कहना चाहता होगा। इसके बाद जेस कहता है, हे यूंटे, ऐसा लगता है तुम्हें उन लोगों की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन बुरे लोगों की वजह से। और हम देखते हैं जो हमारा यूंटे होता है उसकी एक आंख भी लाल होती है, मुंह से भी खून निकल रहा होता है, शर्ट में भी खून लगा हुआ होता है।
लेकिन फिर भी हमारा जो यूंटे होता है वो एक हल्की सी आवाज में कहता है, नहीं जेस, मैं ठीक हूँ। तो जो जेस होता है वो कहता है, क्या क्या तुम सच में ठीक हो?" इसके बाद यूंटे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जेस कहता है, तुम्हें कोई भी दर्द नहीं हो रहा है?" यूंटे कहता है, नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। तो जो जेस होता है वो कहता है, वो लोग तुम्हें रोज क्लास से लेके चले जाते हैं, तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है? यूंटे कहता है, नहीं नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है यूंटे ठीक है। वैसे भी जो यूंटे है वो एक स्पेशल बच्चा है, और मुझे बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यूंटे मार खा रहा था तो उस वक्त मैं भी खतरे में था। इसलिए मैंने यूंटे की मदद नहीं करी, तो मुझे अपने आप पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। वैसे भी यूंटे ने कहा कि वो ठीक है। इसके बाद जो बड़ा वाला जेस होता है वो अपने मन में कहता है, उस वक्त यूंटे की मदद ना करने की जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वो सारी की सारी अब गायब हो चुकी थी उस वक्त। इसके बाद जो यूंटे होता है वो जेस के पास आता है और कहता है, हे जेस, चलो स्नैक्स की शॉप में चलते हैं। लेकिन तभी इसके बाद जेस कहता है, वो मैंने इन लोगों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था, तो इसलिए तो इसके बाद हम देखते हैं जो बाकी के बच्चे होते हैं जूनियर्स, जिनके साथ जेस ने बाहर जाने का प्लान बनाया होता है, वो जेस को कहते हैं, हे जेस क्या हुआ, चलो अब जल्दी चलो। तो जो जेस होता है वो इन लोगों को कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आज हम लोगों को क्या खाना चाहिए?" इसके बाद हम देखते हैं जो जेस होता है वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ चला जाता है बाहर, और जो यूंटे होता है वो अकेला अपनी बेंच में बैठ के अपना चॉकलेट मिल्क पी रहा होता है। और यार यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यूंटे के अलावा जितने भी लोग हैं, जैसे कि जेस और बाकी के स्टूडेंट्स, वो अपने सीनियर्स से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनको भी उन्हीं की तरह एक बुरा इंसान बनना है। असल में उनको पता ही नहीं कि बुरा और अच्छा होता क्या है। तो इसलिए जो जेस है वो बाकी के लोगों के साथ चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो अपने नए दोस्तों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गया होता है। इतना ज्यादा घुल मिल गया होता है कि अब ये लोग कपड़े भी एक्सचेंज करने लगे होते हैं। तो जेस जा रहा होता है और अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है जब मैं नई क्लास में पहुंच जाऊंगा तो मुझे अपनी क्लासरूम चेंज करने की जरूरत है अब। लेकिन मैं तो ज्यादातर बाथरूम में ही बैठा रहता हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में। बड़ा वाला जेस अपने मन में सोचता है, धीरे धीरे करके मैंने यूंटे को खुद से दूर कर दिया, लेकिन एक दिन मैंने देखा। तो जो जेस होता है वो देखता है बहुत ही ज्यादा अंधेरे वाली जगह पे कोई खड़ा हुआ होता है। जेस अपने मन में कहता है, ये कौन है? आखिर यहाँ पे अकेला कौन है इस वक्त यहाँ पे? इसके बाद जो जेस होता है वो देखता है इस अंधेरी सी गली में, स्कूल के कोने में और कोई नहीं बल्कि यूंटे होता है, जो अकेले में रो रहा होता है। तो जो जेस होता है वो अभी अपने मन में कहता है, यूंटे यूंटे अकेले ही सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है, और बाहर से वो सबको ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसके बाद जो बड़ा वाला जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, वो पहली बार था जब मैंने यूंटे को रोते हुए देखा था, और उस वक्त भी मैंने यूंटे को इग्नोर मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं जो छोटा वाला जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, मैंने कुछ नहीं देखा, और जो जेस होता है वो वहां से भाग जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं जो यूंटे होता है वो अपनी क्लास में नहीं आया होता है। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, यूंटे उन लोगों में से नहीं है जो अपने परेशानियों से भाग जाए, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ होगा। और यार इस दिन के बाद जो यूंटे होता है वो स्कूल आना छोड़ देता है। तो जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा ही है कि यूंटे स्कूल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ स्कूल आके उसे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस के नए दोस्त होते हैं उनमें से एक बंदा जेस को कहता है, हे जेस। तो जो जेस होता है वो कहता है, हे स्नैक्स की शॉप में चलना है क्या साथ में? इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो जेस का ये नकली दोस्त होता है वो जेस को कहता है, मुझे सीनियर्स ने कहा है कि क्योंकि यूंटे स्कूल नहीं आ रहा है तो कम से कम मैं उनके पास उसके किसी दोस्त को लेके आऊं। जेस का ये नकली दोस्त कहता है, क्योंकि यूंटे आजकल एब्सेंट है तो इसलिए उसकी जगह पे अब तुम्हें चलना होगा। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या? और यार अब तक जब यूंटे मार खा रहा था यानी कि वास्को, तब तक जेस को इस बात की सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, गहराई समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है।
लेकिन जैसे ही जेस के सामने ये सिचुएशन अब आई तो जेस अपने मन में कहता है सिचुएशन सिचुएशन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन जो वास्को की स्टोरी है वो अभी खत्म नहीं हुई है। इसके आगे की स्टोरी की बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और हम बात करेंगे कि आखिर यूंटे कैसे बना वास्को। मतलब यार ये चीज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जरा सोचो यूंटे जो अभी ये कितना कमजोर लड़का है जिसको सब तंग करते हैं, एक टाइम पे आके वो वास्को बनने वाला है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि बर्न नकल का लीडर है। तो यार आगे की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वास्को एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप में से हर किसी को मोटिवेट कर सकता है। और यार जैसा कि मैंने आपको अपने कम्युनिटी टैब में बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिस वजह से ये वाली वीडियो थोड़ा सा लेट आई, और जो मेरा फीवर है वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन यार जो यूंटे है वो वास्को में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो यार मैं आपके लिए एक वीडियो तो बना ही सकता हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स झेल के, लेकिन यार बस बदले में मुझे चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो भाई लोग अब आपसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हम देखते हैं जो जेस होता है वो बहुत ही डरा डरा सहमा सहमा सीनियर्स के सामने जाता है, और जेस देखता है वहाँ पे एक बंदा पहले से है जो सीनियर्स से मार खा रहा है। हम देखते हैं जो बंदा वहाँ पे पहले से होता है, जो मतलब पिट रहा होता है इन सीनियर्स से, वो एक खम्बे में चढ़ा हुआ होता है। इसके बाद जो सीनियर्स होते हैं वो जेस को कहते हैं, ओ तो तुम यहाँ पे आ गए, हाय। सीनियर्स में से एक बंदा हाथ से इशारा करते हुए जेस को बुलाता है और कहता है ये बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा है, हा 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 हा। और इसके बाद दूसरा सीनियर कहता है, हे तुम इधर आओ, तुम हमसे डरो मत, अगर तुम हमारा कहना मानोगे तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हा 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 हा। तुम बेवकूफ कहीं के, इधर आओ तुम। और यार साथ ही साथ में जो बंदा अभी खंबे में चढ़ा हुआ होता है उसका नाम होता है सिकाडा। साथ ही साथ में सीनियर्स अपने आप में बात भी कर रहे होते हैं कि ये सिकाडा नीचे कब आएगा खंबे से। तो जो सिकाडा होता है वो कहता है जब मैं मर जाऊंगा मैं तब नीचे आऊंगा। और यार हम देखते हैं जो सिकाडा होता है उसकी फटके बहुत ज्यादा चार हुई रहती है, वो खंबे में बिल्कुल एकदम ढंग से चिपका हुआ होता है, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है नीचे आने से। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो कहता है, हाँ ये यहाँ आ गया, ये उसी हरामखोर का दोस्त है। और जो हमारा जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये वही है, और ये बहुत ज्यादा डरावना है, ये सच में बहुत ज्यादा डरावना है। इसके बाद जो सीनियर होता है वो कहता है, ओह तो तुम उसी के दोस्त हो है ना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। और हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियां बैठी हुई होती हैं, उनमें से एक सिगरेट भी पी रही होती है। इनमें से एक कहती है ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, और दूसरी वाली लड़की कहती है हाँ ये एक बंदर जैसा दिखता है। तो जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे लड़कियां भी हैं, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। इसके बाद जो जेस होता है वो सीनियर का जवाब देता है, नहीं मुझे नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। साथ ही साथ जेस अपने मन में सोच रहा होता है मैं इससे आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, लेकिन जो यूंटे है वो यहाँ रोज आता था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सिकाड़ा होता है जो खंबे में चढ़ा हुआ होता है, सीनियर एक लात मारता है उसके पिछवाड़े में और वो सीधा नीचे आके गिरता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सिकाड़ा होता है असल में उसको पनिशमेंट मिली होती है खंबे में ऐसे चढ़ने की। इसके बाद जो सीनियर होता है वो सिकाड़ा को कहता है तुमने अपना एक पैर जमीन में कैसे रखा। और यार जो सिकाड़ा होता है उसके लात पड़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द से करहा रहा होता है। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है आखिर ये कौन है, सिर्फ यूंटे ही अकेला ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये लोग परेशान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो सीनियर्स का लीडर होता है वो जेस को कहता है क्या तुम भी उसी ढक्कन की तरह हो, क्या तुम भी मेरा कहना नहीं मानोगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी उसी ढक्कन की तरह सजा दूं जैसा मैंने उसे दी थी। और यार हम देखते हैं जो सिकाड़ा होता है ये सुन के तो उसकी फटके चार हो जाती है, वो दोबारा से खंबे में चढ़ जाता है। और जो हमारा जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मेरे साथ भी वही कुछ होने वाला है जो यूंटे के साथ हुआ था।
लेकिन यार जो जेस होता है ना वो बिल्कुल हार मान चुका होता है इनके सामने। उसने बिल्कुल घुटने टेक दिए होते हैं। तो इसलिए ये लोग जेस को उतनी खतरनाक सजा नहीं देते जितनी उन्होंने युनटे को दी होती है। तो हम देखते हैं जो सीनियर्स होते हैं उसके पूरे फेस में वो मार्कर्स से कुछ निशान बना देते हैं। और जो सीनियर होता है वो जेस को कहता है, मैंने तुझे यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं तेरे साथ घूमना चाहता हूँ। और वो जेस के चेहरे पे पूरा मार्कर ही मार्कर से निशान बना देता है। सीनियर जेस को कहता है, अच्छा तो वो तेरा दोस्त है। इसके बाद जेस कहता है, हाँ। इसके बाद सीनियर कहता है, चुपचाप से बैठा रहे और हिल मत, क्योंकि वो अभी उसके चेहरे में बना ही रहा होता है मार्कर से कुछ निशान। तो जो सीनियर होता है वो जेस को कहता है, क्या तुझे मुझे देख के गुस्सा आ रहा है? क्या तू मुझे मारना चाहता है? इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। सीनियर जेस को कहता है, क्या तेरा दोस्त हमेशा से ही इतना बड़ा बेवकूफ है? इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो कहता है, हाँ उसकी पर्सनैलिटी, हाँ वो थोड़ा बहुत मतलब है, थोड़ा ऐसा ही है वो। लेकिन जो हमारा जेस होता है वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, चलो अच्छा है, मेरे साथ ज्यादा कुछ किए बिना ये मुझे छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही जेस ये सारी बातें सोच रहा होता है तो जो सीनियर होता है वो अपना जो मार्कर होता है उसके हाथ में वो जेस की नाक में डाल देता है बहुत ही बुरी तरह से। और जो जेस होता है वो खांसने लगता है, उसकी बुरी हालत हो जाती है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, इसने मारकर मेरी नाक में डाल दिया। मतलब देख रहे हो यार, एक टाइम पे जो इतने पावरफुल लोग हैं, बर्न नकल के लोग, मतलब जैसे वास्को वो एक लीडर है और जो जेस है वो वास्को का राइट हैंड। मतलब किसी जमाने में किसी टाइम पे इतनी बुरी हालत रहती थी इनकी। इसके बाद जो सीनियर होता है वो जेस को कहता है, तेरा दोस्त लगातार 2 दिन से वो स्कूल नहीं आ रहा है। जल्दी से कल उसे तू मेरे पास लेके आएगा, और अगर तूने ऐसा नहीं करा तो उसकी जगह तू हमारे साथ रोज घूमेगा और सारी की सारी उसकी सजा तुझे मिलेगी। और अगली बार जो चीज मैं तेरे नाक में डालूंगा वो कोई मारकर नहीं होगा, समझा तू? तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेस को, जिसे सीनियर्स ने छोड़ दिया है। और इस वक्त वो उस जगह पे आ रखा है जहाँ पे युनटे रहता है, यानी कि जहाँ पे वास्को रहता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये वही जगह है जहाँ पे मैं बचपन में घूमता रहता था। जेस सोच रहा होता है, काफी समय हो गया मैं युनटे के घर नहीं गया। इसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है सिकाडा, वो भी जेस के साथ ही होता है और वो कहता है, तुम्हारा दोस्त सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। इसके बाद जेस कहता है, क्या तो तुम्हारा मतलब युनटे से है? इसके बाद जो सिकाडा होता है वो अपना फेस साफ करते करते जेस को कहता है, मैंने उसके बारे में सुना था, तुम्हारे दोस्त के बारे में। मैंने सुना था कि स्नैक शॉप में उसने सीनियर्स का मजाक उड़ाया था। सिकाडा जेस को बताता है कि वो भी उसी क्लास में पढ़ता है जिसमें जेस पढ़ता है, और जो सिकाडा है उसके साथ भी बिल्कुल ही वैसे ही अत्याचार हुआ होता है जैसे कि युनटे के साथ हुआ है। सिकाडा पानी से अपना मुंह धोते धोते जेस को कहता है, वो सीनियर, उसको लड़कियों के सामने स्टाइल दिखाना बहुत ज्यादा पसंद है, और जब तुम्हारे दोस्त ने लड़कियों के सामने उसका मजाक उड़ाया होगा तो उस समय सच में उसे बहुत बुरा लगा होगा। सिकाडा कहता है, वो साले हरामी, अब मैं उन्हें और ज्यादा नहीं झेल सकता। क्या मुझे अब उन्हें मजा चखाना चाहिए? लेकिन जो हमारा जेस होता है वो अभी अपना चेहरा साफ करते करते अपने मन में सोच रहा होता है, जरूर युनटे के लिए जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे अपने चेहरे से ये मारकर मिटाने में ही इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो यार उसको भी काफी ज्यादा तकलीफ होती होगी ये सब सहने में। लेकिन जो सिकाडा होता है वो फिर भी अपने आप में ही बोले जा रहा होता है जेस को। वो कहता है, वैसे भी तुम्हारे दोस्त को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से मारा है ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सके। वो तुम्हारे दोस्त को रोज मारते हैं, लेकिन तुम्हारा दोस्त उन लोगों से मार खाने के बावजूद भी कोई भी आवाज नहीं निकालता। और जो हमारा जेस होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या जो युनटे है उसने इसके सामने भी मार खाई थी? सिकाडा कहता है, स्पेशली जब तुम्हारा दोस्त उनसे मार खाता था तो इससे मैं उनसे थोड़ी कम मार खाता था। इस वजह से मैं कोशिश करता था जब वो मुझे मारते हैं तो मैं बस उनकी मार को सहता रहूं, लेकिन धीरे धीरे करके वो और ज्यादा मुझे परेशान करने लगे। तुम्हें क्या लगता है जेस,
क्या मुझे उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए? लेकिन जो जेस होता है वो इस बंदे की बातों को बिल्कुल इग्नोर मार रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, युंटे कमाल का है, युंटे ने उन लोगों से हार नहीं मानी। और क्योंकि युंटे ने उन लोगों से हार नहीं मानी होती है तो इसलिए जेस को युंटे और खुद पे दोनों पे गर्व हो रहा होता है। लेकिन तभी वो अचानक से अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो युंटे है जिस पे हिम्मत है उनसे हार ना मानने की। जेस अपने मन में सोचता है, वो युंटे है तो इसलिए मुझे लगता है वो ठीक होगा, क्योंकि वैसे भी वो इन सारी सिचुएशन को मुझसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। मैं एक कायर हूँ, लेकिन युंटे ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो युंटे के घर चला जाता है। इसके बाद जेस युंटे की मदर को कहता है, हेलो मिस ली। इसके बाद जो युंटे की मदर होती है वो जेस को कहती है, अरे बेटा, गुड मॉर्निंग, तुम्हें मैंने बहुत समय से देखा नहीं। इसके बाद जेस कहता है, वो आंटी, क्या युंटे घर में होगा? इसके बाद युंटे की मदर कहती है, हाँ, वो इस वक्त अपने कमरे में है। जेस अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैं युंटे से मिलूंगा तो मैं उससे क्या कहूंगा? क्या मैं उससे ये कहूंगा कि सीनियर्स ने मुझे कहा है कि अगर मैंने तुम्हें स्कूल में नहीं लेके आया उनके सामने तो वो मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर देंगे। या मुझे उससे ये कहना चाहिए, हाय युंटे, तुम्हारा दर्द कैसा है? अब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है इस वक्त जेस। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस होता है वो चेहरे में एक नकली स्माइल लेके युंटे के रूम के अंदर घुसता है और कहता है, हे युंटे, क्या तुम सो रहे हो? हम देखते हैं जो युंटे होता है वो अभी अपने बेड में लेटा हुआ होता है। इसके बाद युंटे कहता है, हे जेस, कि क्या ये तुम हो? इसके बाद जेस कहता है, हाँ युंटे, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद जो युंटे होता है वो जेस को कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने जितना सोचा था युंटे उतनी भी बुरी हालत में नहीं लग रहा है मुझे। तो जो जेस होता है वो युंटे का जवाब देते हुए कहता है, वो तुम स्कूल नहीं आ रहे थे ना कुछ दिन से, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। और मैं तुम्हारे लिए कुछ नोट्स भी लेके आया हूँ जो तुम्हारे उस वक्त छूट गए थे स्कूल में, क्लास में, जब तुम मतलब एब्सेंट थे, तो वो सारा काम तुम्हारा छूट गया था। तो युंटे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, चलो सही है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन तभी अचानक से जो जेस होता है वो देखता है टेबल में कुछ टिश्यूज पड़े हुए होते हैं जिनमें काफी सारा खून लगा होता है। तो जेस अपने मन में सोचता है कि क्या ये टिश्यूज, इसका मतलब जो युंटे है उसको सच में बहुत ज्यादा बुरी मार पड़ी थी जिस वजह से उसके इन टिश्यूज में खून लगा है। लेकिन जो हमारा जेस होता है वो अब भी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे युंटे को क्या कहना चाहिए जो सुन के वो स्कूल आ जाए। तो जो जेस होता है वो युंटे को कहता है, तुम्हें पता है स्कूल वालों ने काफी सारा होमवर्क दे रखा है और हम दोनों काफी समय से एक साथ बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। हा 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 हा। जेस युंटे को कहता है, ये सच में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना? सच में वो हरामी बहुत ज्यादा बुरे हैं। लेकिन तभी जो हमारा युंटे होता है यानी वास्को, वो कहता है, जेस, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं स्कूल आऊंगा। मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, इसलिए मैं अब तक स्कूल नहीं आ रहा था। और जो जेस होता है ये सुन के उसको बहुत ज्यादा राहत मिलती है। वो अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है, कल से युंटे स्कूल आने लगेगा। और यार मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो जो अभी भी जेस है ना, भले ही वो युंटे का दोस्त है, लेकिन अब भी वो चाहता है कि युंटे स्कूल आए ताकि जो हमारा जेस है वो खुद सीनियर्स से मार ना खाए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक जो जेस है उसको सिचुएशन की गहराई नहीं पता चली है, जो कि अभी उसे थोड़ी ही देर में पता चलने वाली है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है युंटे को, अच्छा तो तुम स्कूल आने वाले हो तो इसलिए जितना भी अब तक होमवर्क दिया है टीचर्स ने, मैं वो सारा का सारा तुम्हें दे देता हूँ। जेस अपने मन में सोच रहा होता है जो युंटे है उसका चेहरा काफी ज्यादा लाल लग रहा है, इसका मतलब उसे पक्का बुखार वगैरह आ रहा था। और जो मैंने टिश्यू में खून लगा हुआ देखा था, क्या वो उसकी नाक से निकला था? क्या उसके नाक से बहा था वो खून? इसके बाद जेस युंटे को कहता है, जितने भी नोट्स अब तक कराए हैं वो सब के सब मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मैं तुम्हें वो सब के सब दिखा दूंगा।
इसके बाद जेस कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, बल्कि मैं ये सारे के सारे खुद ही लिख देता हूँ। तो इसके बाद जो जेस होता है वो लिखने जा ही रहा होता है, वो अपने हाथ में पेंसिल लेता है, कॉपी लेता है, और तभी अचानक से जो युंटे होता है वो जेस के हाथ में पेंसिल देखता है और बहुत ज्यादा डर सा जाता है वो। तो हम देखते हैं जेस के हाथ में एक पेन होता है जिससे वो युंटे का होमवर्क कर रहा होता है, लेकिन तभी जो युंटे होता है वो कहता है जेस जो तुम्हारे हाथ में पेन है प्लीज उसे मुझसे दूर कर दो। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ आखिर बात क्या है, आखिर युंटे कांप क्यों रहा है। इसके बाद वो युंटे से पूछता है युंटे आखिर बात क्या है। तो जो युंटे होता है वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो जो हमारा जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर युंटे पेन को देख के इतना डर क्यों रहा है, लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक से आता है कि जो सीनियर्स थे वो पेन से भी लोगों को तंग करते थे, मतलब पेन से वो लोगों के शरीर में कुछ निशान वगैरह बना देते थे। तो अचानक से जेस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है अपने मन में नहीं नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। और अचानक से जो जेस होता है वो युंटे के पास जाता है और उसने जो अपने मतलब कंबल ओढ़ा होता है उसको हटाता है युंटे के ऊपर से। और जैसे ही जेस युंटे की बॉडी से कंबल हटाता है तो जेस की फटके चार हो जाती है। जेस देखता है युंटे की पूरी बॉडी से खून निकल रहा है। सीनियर्स ने पेन से युंटे की बॉडी में काफी गहरे घाव बनाए होते हैं, उन्होंने तरह तरह की चीजें लिखी होती हैं, तरह तरह के डिजाइन वगैरह बनाए होते हैं, जो कि यार सच में बहुत ही हाई लेवल की मतलब एक पनिशमेंट होती है अगर कोई किसी को दे। मतलब यार युंटे की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो युंटे होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ जेस, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और यार जिस चीज को युंटे कह रहा है कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उस चीज को देख के जेस की पूरी तरह से फट चुकी है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और यार उन लोगों को मेरा दिल से थैंक्स है जो मेरे लिए प्रे कर रहे थे जब मैं बीमार था, जब मुझे फीवर था। तो भाई लोग इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अब हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय। जो जेस होता है वो युंटे के घर जाता है और वो देखता है कि युंटे के पूरे शरीर में जख्म के निशान है जो सीनियर्स ने उसको दिए होते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है युंटे के सारे चोट के निशान देख के, लेकिन जो हमारा युंटे होता है वो अभी भी यही बोल रहा होता है ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है जेस। हम देखते हैं जो जेस होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और जेस कहता है तुम अकेले ही इतनी सारी तकलीफों का सामना कर रहे थे, बेवकूफ, तुम्हें उन लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए थी। कम अकल कहीं के, जब वो लोग तुम्हें मार रहे थे तो तुम कोई आवाज क्यों नहीं कर रहे थे। देखो उन्होंने तुम्हारे पूरे शरीर में कैसे घाव बना दिए हैं। तुम्हें बस उनको सॉरी बोल देना चाहिए था, बेवकूफ। लेकिन इसके बाद जो हमारा युंटे होता है वो कहता है अगर तुम उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं करोगे, या फिर तुम उन लोगों के सामने बहुत ज्यादा तड़पोगे, या फिर तुम उन लोगों के सामने रोओगे, तो इस बात से उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, इस बात से उनको काफी अच्छा लगेगा। वो लोग बाकी बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने जानबूझ के परेशान करते हैं ताकि वो बाकी के बच्चों के सामने हीरो बन सकें। और अगर जैसा उन्होंने मुझे कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करता, तो इसका मतलब होता कि मैं उन लोगों से हार गया। और जेस मैं हारना नहीं चाहता। और जेस अपने मन में सोचता है युंटे अपने तरीके से उनसे लड़ रहा है, युंटे ने हार नहीं मानी है। इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो हमारा वास्को होता है यानी कि युंटे, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है सारे के सारे हैंडसम लड़के बुरे इंसान होते हैं। जेस अपने मन में कह रहा होता है नहीं ये सच नहीं है। और यार यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा वास्को है वो ह्यूंगसुक से क्यों फाइट कर रहा था, क्योंकि उसको ये लगता था कि जितने भी हैंडसम लड़के होते हैं वो सारे के सारे लोग बुरे होते हैं। और उसको ऐसा क्यों लगता था, अब इस बात का आंसर शायद आपको मिल चुका होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। वहाँ पे हम देखते हैं जेस और बाकी के सीनियर्स को। जो जेस होता है वो अपने साथ युंटे को स्कूल में नहीं लेके आया होता है। तो क्योंकि जेस सीनियर्स के सामने युंटे को नहीं लेके आया होता है तो इसलिए सीनियर्स कहते हैं क्या तू शायद मजाक कर रहा है,
हमने तुझे कहा था कि उसको हमारे पास लेके आइयो। हमने तेरे को ये नहीं कहा था कि तू अपने मन में जो भी तेरा आएगा तू वो करियो। और यार जो बाकी के जूनियर्स होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जो जेस है उसने इन सीनियर्स का कहना नहीं माना और उसके बावजूद ये स्कूल आ गया, कमाल है। तो जो जेस होता है वो सीनियर्स को कहता है कि मैं युंटे को अपने साथ नहीं लेके आया हूँ। तो इसके बाद जो मोटा वाला सीनियर होता है वो कहता है दोबारा से बोलियो तूने क्या बोला। और जो दूसरा सीनियर होता है वो कहता है कि क्या बोला तूने, दोबारा से बोलियो जरा। तो इसके बाद जो जेस होता है वो बहुत ज्यादा हिम्मत करते हुए बोलता है युंटे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है तो इसलिए अब तुमको उसको तंग करना बंद कर देना चाहिए। मतलब इतना ही जैसे है वो बोलता है वैसे ही जो जेस होता है उसके चेहरे पे एक पंच पड़ता है। जेस के मुक्का पड़ने के बाद वो अपनी नाक पकड़ के बैठ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन युंटे के साथ ऐसा रोज होता था, उसके बावजूद भी युंटे ने इन लोगों से हार नहीं मानी। काश मैं भी युंटे की तरह होता, मुझे भी उसकी जैसा बनना है। लेकिन अभी से ही मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मुझे इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। और जो मोटा वाला सीनियर होता है वो कहता है अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, क्या तू भी अपने दोस्त की तरह मार खा के बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालेगा। और जो जेस होता है वो सीनियर्स के हाथों से मार खाने लगता है। जेस भी युंटे की ही तरह मार खाते हुए कोई भी आवाज नहीं निकाल रहा होता है। इसके बाद जो सीनियर होता है वो कहता है हमने तुझे उसे लेके आने के लिए कहा था, उसकी नकल करने के लिए नहीं कहा था हमने तुझे। इसके बाद जो दूसरा सीनियर होता है वो कहता है हे यहाँ पे आज सिकाडा नहीं दिख रहा है। इसके बाद जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो कहता है हाँ वो बेवकूफ भी आज यहाँ नहीं आया, सबके सब साले सबके सब मुझे इग्नोर मार रहे हैं। तो यार जैसे ही ये सीनियर्स का लीडर ऐसे कहता है गुस्से में, तो बाकी के जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं, बल्कि जो दोनों के दोनों सीनियर्स भी होते हैं बाकी के, उनकी भी फटके चार हो जाती है और सबके सब वहाँ पे डर जाते हैं इस सीनियर को देख के। वो सच में बहुत ज्यादा पागल सा हो चुका होता है। इसके बाद जो सीनियर्स का लीडर होता है वो जूनियर्स से कहता है तुम हॉल पे नजर रखो, तुम मुझे बताना अगर कोई भी टीचर इस तरफ आ रही होगी तो जो जूनियर होता है वो फटाक से दरवाजे से बाहर चला जाता है और जो हॉल है उसमें नजर रखने लगता है कि कहीं यहाँ पे कोई टीचर ना आ जाए। और जो मोटा वाला सीनियर होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये दोबारा से शुरू हो गया, ये सच में पागल है, इसे दोबारा से गुस्सा आ गया। मुझे लगता है मैं इसे लड़ाई में हरा सकता हूँ, लेकिन जब ये पागल होता है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि उसके बाद ये क्या कर देगा। इसके बाद जो ये सीनियर्स का लीडर होता है वो जेस को कहता है ओए बड़े कान वाले, मैंने तुझे कहा था कि अगर तूने अपने दोस्त को यहाँ पे नहीं लेके आया तो उसकी जगह में मैं तुझे सजा दूंगा। हम देखते हैं ये जो सीनियर होता है ये जेस की तरफ बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। ये जेस के भी पेन से बिल्कुल वैसे ही निशान बनाने वाला होता है जैसे उसने युंटे के बनाए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं वो सबके सब यहीं पे देख रहे होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं ये वो क्या कर रहा है। लेकिन ये जो सीनियर होता है वो गुस्से में कहता है तुम सालो, तुम इधर क्या देख रहे हो, दूसरी तरफ देखो, अगर मैंने देखा कि कोई इस तरफ देख रहा है तो वो मेरे हाथ से मरेगा। इसके बाद ये सीनियर जेस को कहता है वैसे ये टैटो आईब्रोज के लिए होता है, लेकिन मैं ये टैटो तेरे पेट में बनाऊंगा। हम देखते हैं जो सीनियर होता है वो नोकीले पेन से जेस के पेट में बस निशान बनाने ही वाला होता है, उसको चोट पहुंचाने ही वाला होता है। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है नहीं 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 प्लीज प्लीज रुक जाओ। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है रुक जाओ। और हम देखते हैं जिसकी आवाज होती है वो और कोई नहीं बल्कि युंटे होता है। युंटे कहता है रुक जाओ क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ अब। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है युंटे यहाँ सच में आ गया, लेकिन युंटे को तो फीवर था, आखिर ये यहाँ पे क्यों आया, मुझे तो लगा था कि ये अब स्कूल नहीं आएगा। और हम देखते हैं जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं ये वही है, ये आ गया, मुझे लगा था ये नहीं आएगा। तुम्हें पता है जो इसका दोस्त जेस है उसने इसको धोखा दिया था। तो जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं क्या मैं यहाँ आ गया कितना ज्यादा घमंड से बोल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला इसके बाद जो सीनियर होते हैं वो युंटे को कहते हैं तुम्हारा दोस्त सच में बहुत बड़ा हरामी है,
उसने हमसे वादा करा था कि वो तुम्हें यहाँ पे लेके आएगा। इसके बाद हमें उस वक्त का सीन दिखाते हैं। जो हमारा युनटे होता है, ये जो सीनियर होता है, युनटे के शरीर में निशान बना रहा होता है। तो जो सीनियर होता है वो उस वक्त युनटे को कहता है, अगर तूने किसी भी टीचर को कहा या फिर ऐसी कोई भी चीज करी जो मुझे पसंद नहीं आई, तो जो तेरा लंबे कान वाला दोस्त है, तेरी सारी की सारी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। इस सब में मैं उसको भी खींच लूंगा उसके बाद, अगर तूने किसी भी टीचर को बोला। तू समझ गया मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, इसलिए चुपचाप से जो भी मैं तुझे दर्द दे रहा हूँ उसे चुपचाप से सहता रहे। इसके बाद जो अगल बगल स्टूडेंट होते हैं वो जेस को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, वो बंदा वहां पे मार क्यों खा रहा है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम नहीं जानते, उसने अपने दोस्त को धोखा दे दिया था। जिस वक्त उसका दोस्त बहुत ज्यादा परेशान था, जब उसके दोस्त को सताया जा रहा था, तो वो वहां से भाग गया था। उसने अपने दोस्त को धोखा दे दिया था, उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी थी। तो यार जो जेस होता है वो क्योंकि मार खा रहा होता है और अभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं युनटे से नजरें नहीं मिला सकता, मैं तो उसका दोस्त भी नहीं हूँ, मैं खुद को युनटे का दोस्त कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो युनटे होता है उसके दोनों हाथ फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। इसके बाद जो जेस होता है उसे पुरानी बात याद आती है, जिस वक्त युनटे जेस से कह रहा होता है कि आखिर जो हीरो होता है वो कमजोर लोगों की मदद क्यों करता है, और तब क्या होगा अगर कोई जो दुश्मन होगा, कोई अपोनेंट होगा, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर होगा। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, अरे बेवकूफ, इस तरह की सोच आखिर कौन सा सुपर हीरो रखता है, बल्कि जो सुपर हीरो होते हैं वो हमेशा हमेशा कमजोर लोगों को बचाते हैं। और यही सारी बातें जेस के मन में चल रही होती हैं। वो अपने सामने देखता है जो युनटे होता है वो फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होता है, और युनटे को देख के जो बाकी के जूनियर्स होते हैं उनकी भी फट के चार हो जाती है। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये कर क्या रहा है। और जो युनटे होता है वो कहता है, वो मेरा दोस्त है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन यार इस चैप्टर के आगे सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब आगे युनटे के साथ क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन यार देखो, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार वीडियो को लाइक कर दो यार, मुझे तभी मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की। क्योंकि यार मुझे हर एक वीडियो बनाने में सच में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए अब आप ही बताओ, अगर वीडियो में लाइक और व्यूज ही नहीं आएंगे तो आखिर मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कैसे। तो आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो वास्को होता है वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। तो हम देखते हैं जो वास्को होता है वो सीनियर्स से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो उसके शरीर में क्या हुआ, वो सारे के सारे टैटूज हैं। लेकिन यार क्योंकि जो सीनियर होते हैं वो जेस को मार रहे होते हैं, इसलिए जो वास्को होता है वो कहता है, वो मेरा दोस्त है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो मोटा वाला सीनियर होता है वो युनटे के चेहरे पे एक लात मारता है। लेकिन जो हमारा युनटे होता है यानी कि वास्को, वो हार नहीं मानता। वो फिर से कोशिश करता है सीनियर को मारने की, लेकिन वो सीनियर को मार नहीं पा रहा होता है। और अगल बगल के लोग बात कर रहे होते हैं आपस में कि क्या ये पागल हो चुका है। और हम देखते हैं जो जेस होता है उसके मन में अभी ये चल रहा होता है, मैंने अपने मन में उम्मीद बना के रखी थी, मैंने अपने मन में उम्मीद को टूटने नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही वास्को का पंच चूक गया तो मेरी सारी की सारी उम्मीदें वहीं पे खत्म हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे दूसरा सीनियर आता है और कहता है, तू साले पागल, और वो युनटे के ऊपर एक लात मारता है और वो हंसने लगता है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला सीनियर होता है वो भी वहां पे हंसने लगता है। इसके बाद जिस सीनियर ने अभी अभी युनटे को लात मारी होती है तो युनटे उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है अपने एक मुक्के से, लेकिन जो ये सीनियर होता है वो बड़े ही आसानी से युनटे के पंच से बच जाता है। इसके बाद जो युनटे के पीछे ही मोटा वाला सीनियर खड़ा होता है वो कहता है, तू सच में पागल है, और वो दोबारा से युनटे को लात ही लात मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यार जो हमारा युनटे होता है ना वो कोशिश करना नहीं छोड़ता, वो ट्राई करता रहता है इनको मारने की, लेकिन उसका एक भी मुक्का इनके लग नहीं रहा होता है। और यही बात जेस अपने मन में सोच रहा होता है। और यार अब तक तो युनटे ने काफी ज्यादा मार खा ली होती है सीनियर्स से, लेकिन अभी भी वो हार नहीं मान रहा होता है, उसकी नाक से भी खून बह रहा होता है। तो इसलिए जो सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं, ये साला बहुत ज्यादा जिद्दी है। हम देखते हैं जो युनटे होता है उसकी नाक से खून बह रहा होता है, और जो सीनियर होते हैं वो अभी अपने मन में ये सोच रहे होते हैं,
हमने इसको अब तक बहुत बुरी तरह से मारा है, लेकिन इसकी अब तक कोई आवाज तक नहीं निकली है मुंह से। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा यूंटे होता है वो कहता है, तुम लोग जेस को परेशान मत करो। ये सुन के जेस अपने मन में सोचता है, क्या यूंटे ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहा है? और जो हमारा जेस होता है वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जो सीनियर होता है उसको कहता है, प्लीज 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 उनको रुकने के लिए बोलो। और हम देखते हैं अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनमें से कोई भी यूंटे की हेल्प करने नहीं आ रहा होता है। तो जो जेस होता है वो सीनियर को कहता है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उससे बात करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे दोस्त की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, प्लीज प्लीज आप हम दोनों को माफ कर दो। और जो दो सीनियर अभी तक यूंटे को मार रहे होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, हमसे अब और नहीं होता, हमने इसे बहुत मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस जमीन में बैठ के सीनियर से माफी मांग रहा होता है, तो वो सीनियर जेस को अपना हाथ देता है और उसको जमीन से खड़ा उठाता है और जेस कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जेस अपने मन में सोचता है कि क्या ये मान गया? लेकिन तभी जो ये सीनियर्स का लीडर होता है ये जेस का हाथ जहां से इसने पकड़ा हुआ होता है वहां से दबा देता है और जेस के फेस में पंचेस की बारिश कर देता है। जेस को ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और जो हमारा यूंटे होता है वो ये देख के पागल हो जाता है और इसलिए वो जेस को बचाने के लिए आ ही रहा होता है। लेकिन तभी जो पीछे से मोटा वाला सीनियर होता है वो यूंटे को पकड़ लेता है और कहता है, तू साले हिल मत, तू पागल कहीं के, यहीं पे खड़ा रह तू। लेकिन यार हम दूसरी तरफ देखते हैं जो ये सीनियर्स का लीडर होता है वो रुक नहीं रहा होता है, वो जेस के फेस में पंच मारे ही जा रहा होता है। जेस की उसने बुरी हालत कर दी होती है। इसके बाद जो ये सीनियर होता है वो कहता है, तुझे क्या लगता है मैं कोई मजाक हूँ? और यार हम देखते हैं यूंटे अभी भी इन सीनियर्स से छूटने का जूझ ही रहा होता है, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें टीचर्स को बुलाना चाहिए? ये सच में अब बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो इस लड़के के इतने सारे टैटूज बनाए हैं इन्होंने, हमें ये भी टीचर्स को बोलना चाहिए। और ये जो सारी बातें होती हैं ये दोनों के दोनों सीनियर्स सुन लेते हैं और वो आपस में मतलब अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये सच में खतरनाक है, लगता है बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ। तो जो सीनियर्स का लीडर होता है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है और वो जेस को मारे जा रहा होता है। इसलिए जो एक सीनियर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये दोबारा से पागल हो गया, मुझे जल्दी से बाहर जाके देखना चाहिए, कहीं कोई टीचर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। और जो ये सीनियर होता है वो जल्दी से दरवाजे से बाहर भागता है और जो मोटा वाला सीनियर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, हर चीज हमारे हाथ से निकल रही है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो सीनियर बाहर भाग रहा होता है टीचर्स को देखने के लिए, हम देखते हैं वो हवा में उड़ रहा होता है और जमीन में आके सीधा वो गिरता है। और ये जो अगल बगल के बंदे होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो बोलते हैं, जुबीन ये अनकॉन्शियस हो चुका है। और अब यहाँ पे एंट्री होती है एक मॉन्स्टर की। जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा कौन है? तो हम देखते हैं जिस बंदे ने जुबीन को, मतलब जो ये सीनियर होता है, उसको हवा में उड़ाया होता है, वो कहता है, क्या यही बंदे हैं वो? इसके बाद उसके बगल में जो सिकाड़ा खड़ा होता है वो कहता है, हाँ यही है। तो ये बंदा कहता है, ठीक है। और यार मैं आपको बता दूं, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इसी का नाम है गो। ये बंदा लुकिसम में मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आता है। इसके बाद जो गो होता है वो सिकाड़ा को कहता है, एक बंदा जमीन में पड़ा है और अभी 2 बंदे बाकी हैं। इसका मतलब एक बंदे के 1000 रुपए, यानी कि 3 बंदे के हुए 3000। तो ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। इसके बाद सिकाड़ा कहता है, ठीक है, मुझे इन लोगों से बचाओ तुम। इसके बाद जो सिकाड़ा होता है वो जेस को कहता है, हे, लगता है तुम्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा अब तक। मैंने तुम्हें कहा था ना जेस, मैं इन लोगों की हालत खराब करने वाला हूँ। तो जो मोटा वाला सीनियर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्या कह रहा है कि क्या ये कोई मजाक कर रहा है? इसके बाद जो सीनियर्स का लीडर होता है वो कहता है सिकाड़ा को, ओए सिकाड़ा तू साले। और जो सिकाड़ा होता है उसकी फटके 4 हो जाती है। इसके बाद सिकाड़ा सीनियर के लीडर को कहता है, क्या तुम गो को हरा सकते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं इसके बाद गो को, वो कहता है, अगर तुम मुझे अच्छे से पैसे दोगे तो मैं लिस्ट में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे मोटा है ये मुझे बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, तो मैं इसके 200 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। सिकाड़ा कहता है, तुम चोर कहीं के, ठीक है मैं तुम्हें 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। इसके बाद गो कहता है चलो ठीक है। और यार जो मोटा वाला सीनियर होता है उसी के सामने
ये गो जो होता है उसको कहता है कि मैं इस मोटे वाले के 200 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। मतलब इसकी बिल्कुल झंड कट जाती है। ये मोटा कहता है हाँ आखिर आखिर तू साले है कौन तू। तो जो गो होता है वो कहता है कौन मैं मैं तुम्हारी ही तरह एक बुरा इंसान हूँ। इसके बाद जो मोटा वाला सीनियर होता है वो गो की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए और कहता है अबे साले तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। और इसके बाद जो सिकाडा होता है वो जेस को बता रहा होता है ये मेरे बहुत दूर का एक कजन है, इसकी एज भी हमारी ही जितनी है। और हम देखते हैं जो गो होता है जब मोटा उसके पास आ रहा होता है तो गो आराम से अपने पैरों से उस मोटे के पैरों में मारता है, जिस वजह से मोटे का बैलेंस खराब हो जाता है और मोटा गिरने लगता है। और जैसे ही मोटा गिर रहा होता है तो गो अपना घुटना मतलब इस मोटे के फेस में मार देता है। और इसको कहते हैं ग्रेविटी का बिल्कुल सही इस्तेमाल। जो सिकाडा होता है वो जेस को बताता है मेरा कजन सच में बहुत अच्छी फाइट करता है, इस एरिया के जो हाई स्कूल के लड़के हैं वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और गो सच में पैसों के लिए बहुत ज्यादा पागल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गो होता है उसने मोटे की यार मतलब बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है और सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं इन दोनों को देख के, मतलब मोटे की हालत देख के कि मोटा कितना गंदा पिट रहा है। और यार सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस समय गो की एज भी उतनी है जितनी अभी वास्को और जेस की है, लेकिन फिर भी जो हाई स्कूल के बंदे हैं यानी कि जो फ्यूचर वाला जेस है, फ्यूचर वाला वास्को है, उसके जितने बंदे भी अभी भी गो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। सिकाडा जेस को कहता है और साथ ही साथ में ये बहुत ज्यादा बेरहम भी है। और जैसे ही सिकाडा ये कहता है हम दूसरे ही सीन में देखते हैं जो गो होता है वो मोटे के प्राइवेट पार्ट में एक लात मारता है खैंचा के, जिसकी वजह से मोटे की हालत खराब हो जाती है। जो मोटा होता है वो दर्द से करहा रहा होता है। तो जो हमारा गो होता है वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कुछ तोड़ूंगा फोड़ूंगा नहीं, मुझे इतना ज्यादा कुछ करके ज्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना है। और यार जो गो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार जिन लोगों से मेरा सामना होगा शायद वो सच में खतरनाक होंगे, लेकिन गो इनको बड़े ही आसानी से मार देता है। तो गो अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो सीनियर्स का लीडर होता है वो एक बेंच से पेपर कटर उठा देता है जो एक चाकू की ही तरह होता है। और इसके बाद वो गो को कहता है आखिर तू है कौन, क्या तूने मुझे मजाक समझ के रखा है, तू साले अब इधर आ, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। और इसके बाद जो अगल बगल के बच्चे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं हे उसके हाथ में चाकू है, टीचर्स को बुलाओ, कोई जल्दी से टीचर को बुलाओ। लेकिन यार जो गो होता है वो सिकाडा को कहता है हे इसके हाथ में वेपन है, मैं इसके 500 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। तो जो सिकाडा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैंने कुछ नहीं करा तो ये सीनियर्स वैसे भी मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लेंगे। तो इसके बाद वो गो को कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा मैं तुम्हें। तो जो जेस होता है वो सिकाडा को कहता है क्या ये सही रहेगा। तो सिकाडा कहता है क्या तुम पैसे के बारे में बात कर रहे हो। तो जेस कहता है नहीं मैं कह रहा हूँ सीनियर के हाथ में चाकू है। इसके बाद जो गो होता है वो कहता है अरे यार ये मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन यार मेरे मन में जो कुछ आएगा मैं वो सब नहीं कर सकता, मैं दोबारा से वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि। और इस समय गो का मतलब होता है कि वो दोबारा से बाल सुधार केंद्र नहीं जाना चाहता। आपको पता ही होगा बाल सुधार केंद्र एक तरीके का बच्चों का जेल होता है। लेकिन तभी गो की नजर यूंटे पे पड़ती है। वो देखता है हाँ ये क्या है, इसके शरीर में तो पेन से बहुत ही बुरी तरीके से घोट घोट के निशान बना रखे हैं। क्या जिस बंदे ने ये चाकू हाथ में उठा रखा है इसने इसके साथ ऐसा करा। और यार जो गो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है तो यहाँ पे एक बंदे के हाथ में चाकू है और दूसरा बंदा जख्मी है। इसके बाद पता नहीं गो के मन में क्या आता है और अचानक से वो सिकाडा को कहता है ओए मैं तुझसे इस चीज के पैसे नहीं लूंगा, ये हमारे अपने घर की बात है। मतलब कि जो गो ने 500 रुपए एक्स्ट्रा की बात करी होती है वो उसकी बात कर रहा होता है। और जो सिकाडा होता है वो कहता है कि क्या सच में। और सिकाडा अपने मन में सोच रहा होता है ये जो चोर है अचानक से इसको मेरे ऊपर इतनी दया कैसे आ गई। इसके बाद हम देखते हैं जो गो होता है उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है और वो कहता है बहुत समय बाद मुझे सजा मिलने का कोई डर नहीं है, मेरे मन में जो आएगा मैं वो कर सकता हूँ अभी। और गो के एक्सप्रेशन देख के जो सिकाडा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है
मुझे इसी बात का डर था। आखिर एक पागल से आज वो पागल मिल ही गया जो उससे भी बड़ा पागल है। और हम देखते हैं जो सीनियर होता है वो चाकू लेके गो की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, तू साले अपनी नजरें नीचे कर। और सीनियर अपने मन में सोच रहा होता है, अब तो ये मेरे हाथ से मरा। तो भाई लोग, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा था कि आप मेरे चैनल को थैंक्स बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहां से सपोर्ट नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीडियो को लाइक करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और यार, आपको कमाल की बात बताऊं, जो हमारा गो है ना, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी फाइट डैनियल के साथ भी होगी। तो मतलब आप बस सोचो अब कि डैनियल और इसकी फाइट कितनी तगड़ी होगी। हो सकता है कि आप ये सब मांगा में पहले ही देख लो, लेकिन यार इसको एक्सप्लेन करने में जो मजा आता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का है। और इसको सुनने में भी बहुत ही तगड़ा मजा आता है, क्योंकि अपनी वीडियोस मैं खुद देखता हूँ जिसमें मुझे काफी मजा आता है। तो यार, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आज की वीडियो की तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सीनियर होता है वो गो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और जो सीनियर होता है उसके हाथ में चाकू होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, आज तो मैं इसको जान से मार डालूंगा। आज के एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं जो सीनियर होता है वो गो की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तुझे काट डालूंगा, मैं तुझे काट डालूंगा। तूने मुझे सबके सामने नजरअंदाज करा, तू साले, मैं तुझे काट डालूंगा। लेकिन जो गो होता है वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड खड़ा रहता है, और जैसे ही सीनियर उसके सामने आता है तो जो गो होता है वो अपने एक हाथ में चेयर लेके इस सीनियर के फेस में दे मारता है। और जैसे ही सीनियर के चेयर पड़ती है तो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो गो होता है वो कहता है, तेरे हाथ में चाकू है, ये बहुत ही तुच्छी बात है, तू चाकू से मुझ पे हमला करने आ रहा है। लेकिन जो सीनियर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, तेरे हाथ में भी तो चेयर है। इसके बाद सीनियर कहता है, शिट, मेरा दांत टूट चुका है, तुझे पता भी है तुझे इस सब की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर तूने अपने हाथ से ये चेयर नहीं छोड़ी तो तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं जो गो होता है वो चेयर तो छोड़ देता है, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ता, वो सीधा चेयर इस सीनियर के सर में दे मारता है। और ये देख के अगल बगल के बंदे सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गो कहता है, ये वही हाथ है ना जो अभी मुझे काटने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अभी जो ये सीनियर होता है ये चेयर के दर्द से ही उभरा नहीं होता है, लेकिन जो गो होता है वो इस सीनियर के हाथ में अपना पैर दे मारता है बहुत ही बुरी तरह से, और सीनियर की चीखें निकल जाती हैं। और जो गो होता है वो इसके लाते मारने में ही लगा रहता है। इसके बाद गो कहता है, मेरे एरिया में एक लड़का था जो मुझे काटने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसकी सारी की सारी उंगलियां तोड़ दी। और हम देखते हैं गो बहुत ही बुरी तरह से सीनियर को मारने लगता है, और ये सीनियर कह रहा होता है, रुक जाओ प्लीज, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। इसके बाद गो कहता है, क्या मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जैसे तुम बाकी लोगों को परेशान करते हो, मैं भी तुम्हें वैसे ही परेशान कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बिना बात के मार रहा हूँ, मेरे पास तुम्हें मारने के लिए कोई वजह नहीं है। हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। और यार, हम देखते हैं ये जो सीनियर होता है ना, ये अपने सामने बिल्कुल प्योर इविल को देख के इसकी फटके चार हो जाती है, और ये अपनी पैंट में, मतलब क्या ही बोलूं, गीली कर देता है ये अपनी पैंट। गो कहता है इसको, क्या तुम किसी को किसी वजह से मारते हो? नहीं, तुम किसी भी वजह से नहीं मारते, तुम बस किसी को बुलाते हो और उसको मारना स्टार्ट कर देते हो। तो मैं भी वही कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। और ये जो सीनियर होता है इसकी फटके बुरी तरह से चार हो चुकी होती है, ये आगे से गीला पीछे से पीला हो चुका होता है, और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ क्लासरूम में दो टीचर्स आ जाते हैं। और इसके बाद जो बड़ा वाला जेस होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, उस वक्त जब क्लास के अंदर सारे के सारे टीचर पहुंचे तो उनके सामने एक ऐसा सीन था जैसे कि कोई नर्क का सीन होगा, जैसे कोई हेल होगा। ये हम देखते हैं गो के सामने ये तीन बंदे पड़े होते हैं जिनको गो ने मारा होता है। इसके बाद गो टीचर्स को कहता है, हेलो। और इन तीनों के तीनों बंदों की बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। कोई ऐसे कर रहा होता है,
कोई अपने अंडे पकड़ के बैठा होता है और मतलब कोई करा रहा होता है, टीचर टीचर कह रहा होता है। जैसे ही टीचर ये सब देखते हैं वो आपस में बोलते हैं जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाओ। और इसके बाद वो आपस में ही बात करते हैं, नहीं पुलिस को बुलाना सही नहीं रहेगा, अभी अभी इन बच्चों को क्लासरूम में ले चलो, इनको स्टाफ रूम ले चलो और वहां पे बैठ के हम बात करेंगे पहले। इसके बाद ये जितने भी बंदे इस लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे टीचर जो होते हैं ये इनको ले जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। और टीचर सबसे पहले तो इनको कहते हैं कि कोई भी ये बात बाहर नहीं बताएगा। इसके बाद जैसे ही ये प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं तो ये जो बंदे होते हैं सीनियर, ये गो की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये एक गैंगस्टर है। लेकिन जो गो होता है वो टांगों में टांगे डाल के बैठा हुआ होता है और नमकीन वगैरह चबा रहा होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस की, और आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। लेकिन जो ये सीनियर होते हैं वो कहते हैं सर इसने हमें चेयर से मारा, इसने मेरा दांत तोड़ दिया। दूसरा वाला कहता है इसने मेरी बॉल्स फोड़ दी। और मतलब इस पे सारे के सारे ये जो सीनियर होते हैं इल्जाम लगाए जा रहे होते हैं। लेकिन जो गो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है और इन्हें कहता है बेवकूफ कितने प्यारे हैं। इसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है तुम सारे बिगड़े बच्चों को मैं डिटेंशन सेंटर में भेज दूंगा, यानी कि वही बाल सुधार केंद्र। इसके बाद गो कहता है हाँ ठीक है, मुझे वापस से दोबारा से भेज दो तुम उधर, लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने उस बच्चे के शरीर को देखा, उसके शरीर में कितनी गहरी चोटें लगी हैं, यहाँ पे उसके साथ बहुत बुरी हिंसा हुई है। अगर तुम मुझे दोबारा से डिटेंशन सेंटर भेज देते हो तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ में तुम्हें इनको भी भेजना पड़ेगा, ये जो सीनियर्स हैं इनको भी तुम्हें वहां भेजना पड़ेगा। और वैसे भी मैं यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आया था, मैं तो मदद करने आया था उन बच्चों की जिनको यहाँ पे सताया जाता है। और इस लड़के के हाथ में चाकू था और मैं तो बस चाकू से अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, और उसी के सारे चक्कर में इनको चोट लग गई इन लोगों को। अगर मैं दोबारा से वापस डिटेंशन सेंटर जाता हूँ तो मुझे पक्का बहुत गुस्सा आ जाएगा और फिर मैं सारी की सारी मीडिया को बता दूंगा। और इसके बाद अगर ये बात मीडिया को पता चल गई कि इस स्कूल में इतनी ज्यादा हिंसा होती है, इस बच्चे के शरीर में देखो कितनी गहरी चोटें हैं, तो ये स्कूल पक्का बंद हो जाएगा। तुम चाहो तो हम सबको एक साथ डिटेंशन सेंटर भेज सकते हो और साथ ही साथ में इस स्कूल को बंद करवा सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से शांति से जाने दे सकते हो और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और यार आपको अब समझ आया कि जो हमारा गो है उसने फ्री में मतलब सिकाडा के लिए ये सर्विस क्यों करी। मतलब जब ये सीनियर के हाथ में चाकू था तो उसने इस चाकू से बचने के लिए, मतलब ये चाकू वाले बंदे को मारने के पैसे क्यों नहीं लिए एक्स्ट्रा, वो उसने इसलिए ही नहीं लिए थे क्योंकि उसके मन में पूरा का पूरा ये प्लान था कि मैं उल्टा इन्हें ही फंसा दूंगा और टीचर मेरा कुछ भी नहीं कर सकते और मैं खुल के ढंग से मारूंगा इनको। गो इतनी सारी बातें टीचर को कहने के बाद कहता है अब तुम चाहो तो पुलिस को यहाँ पे बुला सकते हो। इसके बाद जेस अपने मन में कहता है बड़ा वाला, जिन लोगों से हम इतना ज्यादा डर रहे थे अभी वो हमारे सामने बिल्कुल बकरी के बच्चे लग रहे थे, बहुत डरे हुए। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो गो होता है वो स्कूल से चला जाता है और जाते जाते वो सिकाडा को कह रहा होता है ओए पैसे भेज दियो याद से। और जो गो होता है वो यूंटे को कहता है जाते जाते, हे बड़ी वैसे तो तुझे भी मुझे पैसे देने चाहिए, लेकिन मैं तेरे पैसे माफ कर देता हूँ क्योंकि तूने टीचर्स के सामने कुछ भी नहीं बोला और मुझे नहीं फंसाया। और यार जो यूंटे होता है वो अपने घर में कुछ भी इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो इस बात को बड़ा नहीं बनाना चाहता था, तो इसलिए वो अपने घर में नहीं बताता। लेकिन यार जैसे ही गो जा रहा होता है तो जो पीछे से यूंटे होता है वो कहता है हे आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने। लेकिन जो गो होता है वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो कुछ और ही काम कर रहा होता है, वो कुछ पढ़ रहा होता है। लेकिन वो फिर भी जाते जाते कहता है तुम क्या करना कि तुम 100 सिटअप्स मार लेना, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाड और 10 किलोमीटर रोज भागना तुम। लेकिन जो गो है उसको देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो खुद भी ऐसा करता होगा, ऐसा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं करता होगा, उसने बस ऐसी हल्के में बोल दिया इन लोगों को। शायद गो भी वन पंच मैन देखता है। इसके बाद जेस की वॉइस ओवर आती है बड़े वाले और वो कहता है उस दिन के बाद से ही हमने रोज साथ में बहुत ही ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था। हर सुबह हम रोज वर्कआउट करते थे उस दिन के बाद से। और जो हमारा यूंटे होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है तो ये भी एक पूरा इंसान ही, लेकिन इसने बात सही कही है, आगे से मुझे कोई परेशान न करे, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे सिकाडा आता है और जेस और यूंटे को कहता है हे राइस केक स्क्वायर खाओगे। और हम देखते हैं ये जो राइस केक होते हैं ये सिकाडा के हाथ में किसी पैनी सी चीज में लगे हुए होते हैं
और उस पैनी सी चीज को देख के वास्को बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और जो बड़ा वाला जेस होता है वो अपने मन में कह रहा होता है उस समय जो यूंटे था वो एक्मोफोबिया का शिकार हो गया था। और यार एक्मोफोबिया में क्या होता है कि जो इंसान होता है उसको नुकीली चीजों से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, और अपने यूंटे के साथ भी यही हो रहा है अभी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेस और यूंटे को। जेस यूंटे को कहता है यूंटे तुम्हें बर्ड्स पसंद है ना। इसके बाद जो यूंटे होता है वो कहता है हाँ तुम्हें याद थी ये बात। इसके बाद जो जेस होता है वो यूंटे को कहता है ये एक सीक्रेट है, और अपनी शर्ट निकालता है और यूंटे को अपना एक टैटो दिखाता है जो उसने एक चिड़िया का टैटो बना रखा होता है। तो जो यूंटे होता है वो ये टैटो देख के कहता है ये कमाल का है। इसके बाद जेस कहता है क्या तुम्हें भी एक ऐसा बनवाना है। तो जो यूंटे होता है वो अपना सर हिला के कहता है हाँ हाँ मुझे भी बनवाना है। इसके बाद जेस कहता है तुम्हें पता भी है ये बनवाने में कितना ज्यादा दर्द होता है, ये बहुत ज्यादा डरावना होता है। इसके बाद जो यूंटे होता है वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, मुझे भी ये बनवाना है। जेस अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मुझे बताओ। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा यूंटे होता है वो भी अपनी चेस्ट में एक बर्ड का टैटो बना देता है, और इस टैटो की वजह से जो उसके जो चोट के निशान होते हैं ना थोड़े बहुत वो भी ढक जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे चोट के निशान यूंटे के ऊपर दिख रहे होते हैं। तो जो जेस होता है वो यूंटे को कहता है तुम्हारा टैटो और मेरा टैटो बिल्कुल सेम है, साइज में भी और दिखने में भी। तो क्या जब ये तुम्हारे बन रहा था तो तुम्हें दर्द हुआ था। इसके बाद यूंटे कहता है बिल्कुल भी दर्द नहीं, मुझे तो महसूस तक नहीं हुआ था। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, चलो अब देखेंगे जब हम अगला टैटो बनाएंगे तो दर्द को अच्छे से कौन झेल पाता है। ये दोनों कहते हैं तो ठीक है हो जाए। ये दोनों बहुत ज्यादा जोश में लग रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं उस बंदे को जिसने इन दोनों के टैटो बनाया होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता, डर के मारे इन्होंने मेरी दुकान में हक दिया। मतलब कि यार ये जो दोनों के दोनों है ना यूंटे और जेस, ये बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन दोनों को बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और इनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जो यूंटे और जेस होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जेस यूंटे को कहता है कि तुम अब अपने हाथ में टैटो बनाना, जिसकी वजह से तुम्हारी जो जितनी भी चोटें हैं वो भी कवर हो जाएंगी, वो सारी की सारी चोटें भी ढक जाएंगी। इसके बाद हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाते हैं जब जेस ने कोई भी टैटो नहीं बनाया होता है खुद के, तो वो इस टैटो की दुकान में आता है और इस टैटो वाले बंदे को कहता है प्लीज मेरे दोस्त के टैटो बनवा दो। इसके बाद ये जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हारा दोस्त जरूर कोई बुली होगा जो दूसरे लोगों को परेशान करता है, तो मैं उसके टैटो नहीं बना सकता। तो इसके बाद जेस कहता है नहीं वो ऐसा नहीं है, वो किसी को परेशान नहीं करता। मेरा जो दोस्त है उसके शरीर में चोटें लगी हैं, उसको लोगों ने परेशान किया था, तो प्लीज उसकी बॉडी में टैटो बना के उसके सारे वो चोटों के निशानों को उन टैटो से ढक दो प्लीज। पहले आप मेरे भी टैटो बना सकते हो ताकि वो मेरी बॉडी में टैटो देखे तो उसको हिम्मत आए टैटो बनाने की। आप मेरे ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। लेकिन जो ये टैटो वाला बंदा होता है वो दुकान के अंदर से ही कहता है अबे पागल हो गया है क्या, जा अपने घर जा। लेकिन जो जेस होता है वो बाहर ठंडे मौसम में बैठा होता है और कह रहा होता है प्लीज प्लीज हेल्प कर दो मेरी प्लीज। और इसके बाद जब ये दुकान वाला दुकान से बाहर जा रहा होता है तो वो देखता है ये जो जेस होता है ये अभी भी दुकान के बाहर ही बैठा होता है। तो यार इतनी ज्यादा डेडिकेशन देख के जेस के ये तैयार हो जाता है इनके टैटो बनाने के लिए। इसके बाद करंट मूवमेंट में जो ये टैटो वाला बंदा होता है ये अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इन छोटे छोटे बच्चों के टैटो बना दिए, मैं इस चीज के लिए गिरफ्तार भी हो सकता हूँ और मेरे पास कोई भी बहाना भी नहीं है बचने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो यूंटे और जेस होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं तुम तो बहुत ज्यादा कांप रहे थे लेकिन तुमने काफी ज्यादा अच्छी हिम्मत दिखाई। जेस कहता है अगली बारी हम चेस्ट में टैटो बनाएंगे, कैसा रहेगा, तुम डर तो नहीं रहे हो यूंटे। और जो शॉप वाला बंदा होता है वो जेस को देख के अपने मन में सोचता है ये सच में एक बहुत अच्छा दोस्त है इस बंदे का। इसके बाद हम करंट मूवमेंट में आते हैं जहाँ पे जेस बड़ा होता है। जेस के चेहरे में एक स्माइल होती है और वो यही सारी बचपन की बातें सोच रहा होता है। जेस अपने मन में सोचता है इस बात को पूरे 3 साल बीत चुके हैं और तब से बहुत कुछ हो चुका है, हम नए नए लोगों से मिले, हमने बहुत ज्यादा वर्कआउट करा तब से। लेकिन तभी हम देखते हैं जेस के बगल में मोटा वाला युंगसुक बैठा हुआ होता है तो वो जेस को कहता है तुम ठीक तो हो। इसके बाद जेस कहता है अबे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद युंगसुक कहता है वो तुम हिल नहीं रहे थे
तो मुझे लगा कि कहीं तुम ठीक तो हो या नहीं। और हम देखते हैं जेस के सामने ही वास्को अभी वर्कआउट कर रहा होता है, जो एक जमाने में युनटे कहलाता था। इसके बाद जो जेस होता है वो युंगसुक को कहता है चलो अब स्कूल चलते हैं जल्दी से। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे कुछ बहुत ज्यादा शोर की आवाज आती है और जेस अपने मन में सोचता है ये किस तरह का शोर है, आखिर इतनी सुबह सुबह इतनी तेज आवाज करके बाइक कौन चला रहा है। इसके बाद जेस देखता है बाइक में 3 बंदे आ रहे होते हैं पीछे लड़कियों को बैठा के, और जेस देखता है ये वही 3 बंदे होते हैं जो बचपन में इनको परेशान करते होते हैं, ये वही सीनियर्स होते हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और साथ ही साथ मुझे थैंक्स बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो। और यार उन सारे भाई लोगों का बहुत बहुत मेरे दिल से शुक्रिया जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट नहीं करते। तो यार अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एपिसोड में हमने देखा था जो बड़ा वाला जेस होता है वो सुबह सुबह वास्को के साथ पार्क में आया होता है एक्सरसाइज करने के लिए। हालांकि जेस एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है, तो जो जेस होता है वो देखता है वही 3 बंदे वो बचपन वाले जो जेस को परेशान करते थे और युनटे यानी वास्को को परेशान करते होते हैं बचपन में, वही 3 बंदे बाइक में आ रहे होते हैं बहुत ज्यादा आवाज करते हुए। तो हम देखते हैं ये जो 3 बंदे होते हैं ये अपनी अपनी स्कूटियां पार्क के बगल में खड़ी करते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं लड़कियों के साथ और सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं। इसके बाद जो इनमें से एक बंदा होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है मैंने कल जुए में $400 जीते हैं, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक रिंग दिला दूं। और जो सीनियर का लीडर होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है ये अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर काफी सारे डॉलर उड़ा रहा है, हा 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 हा। और ये सारे के सारे लोग मतलब बिजी होते हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं, लेकिन जो बगल में मोटा बैठा होता है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती वो बिल्कुल चुपचाप से बैठा होता है। तो इसलिए जो सीनियर्स का लीडर होता है वो इस मोटे को कहता है ए सिंगप्यो तुम बिल्कुल चुपचाप से क्यों बैठे हो। तो इसके बाद जो मोटा होता है वो अपने साथियों को कहता है वो सामने वहां पे एक गैंगस्टर वर्कआउट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ये गैंगस्टर और कोई नहीं बल्कि वास्को होता है। और यार वास्को की बॉडी में इतने सारे टैटू होते हैं ना जिस वजह से उसको हर कोई गैंगस्टर ही समझता होता है, लेकिन असली वजह तो हम जानते हैं कि उसके शरीर में इतने सारे टैटू क्यों हैं। और हम देखते हैं जो वास्को होता है वो बहुत ही मेहनत से वर्कआउट कर रहा होता है जिस वजह से उसकी बॉडी काफी तगड़ी दिखाई दे रही होती है। और इसके बाद जो ये 3 बंदे होते हैं ये अपने मन में सोचते हैं ये पक्का एक गैंगस्टर है। तो जो इन सीनियर्स का लीडर होता है ये अपने साथ के बंदों को कहता है उस गैंगस्टर से नजरें मत मिलाओ। और ये तीनों के तीनों अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेते हैं, और जैसे ही अपनी नजर दूसरी तरफ करते हैं ये देखते हैं जेस को जो कि मोटे वाले हिंगसुक के साथ बैठा हुआ होता है। तो हम देखते हैं ये जो तीनों के तीनों बंदे होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बंदा कौन है, वो इसी तरफ देख रहा है। तो दूसरा वाला कहता है हाँ आखिर ये है कौन, मुझे लगता है मैंने इसको पहले कहीं देखा है, आखिर ये है कौन। दूसरा वाला बंदा बोलता है अरे छोड़ो भी ये दोनों के दोनों मुझे लूजर लग रहे हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो। और जो हमारा जेस होता है वो इन लोगों की स्कूटी देखता है जिनमें काफी सारा सामान होता है जो ये डिलीवर करने जा रहे होते हैं। तो इसलिए जो हमारा जेस होता है वो फिगर आउट कर लेता है और अपने मन में सोचता है अच्छा तो अब ये लोग डिलीवरी का काम करते हैं। लेकिन तभी ये जो तीनों बंदे होते हैं ये जेस को ही देख रहे होते हैं और अचानक से इनकी दिमाग की बत्ती जलती है और उनको याद आता है अरे इसके तो बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े कान हैं, अरे ये तो वही है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ये वही है बड़े कान वाला। तो इनमें से जो मोटा होता है वो कहता है मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। और इसके बाद जो इनका लीडर होता है वो कहता है इस हरामी को बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ मैं। और जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है जो भी करोगे आराम से करना, वहां पे उस गैंगस्टर को कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो मोटा होता है वो जेस के पास जाता है और कहता है ओए कैसा है, क्या तू हमसे लड़ना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जेस के आगे वास्को आ जाता है जो अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। इसके बाद जो वास्को होता है वो जेस को कहता है वो जेस मुझे बाथरूम जाना था तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है क्या तुम्हें हल्का होने जाना है, तुम्हारे पास टिश्यू पेपर तो है ना। इसके बाद वास्को कहता है नहीं मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है। तो जो जेस होता है वो कहता है अरे मेरे पास पड़े हुए हैं टिश्यू पेपर, चलो चलते हैं बाथरूम। और इसके बाद वास्को कहता है वो किस तरह के टिश्यू पेपर्स हैं। और हम देखते हैं ये जो 3 बदमाश होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बड़े कान वाला
इस गैंगस्टर को जानता है, ये दोनों दोस्त हैं। और जो जेस होता है वो यहाँ से चला जाता है वास्को के साथ, लेकिन जाते जाते जो जेस होता है वो इन तीनों को घूर के देखता है और ये तीनों आपस में बात करते हैं। क्या इसका मतलब ये था, हमें ये इशारा कर रहा था कि हम यहाँ से चुपचाप से निकल जाएं, नहीं तो ये हमसे लड़ाई करेगा। और यार इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कह रहा होता है, अरे यार अब तो तुम्हें अकेला बाथरूम जाना सीखना चाहिए। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, मुझे अकेले जाने में बहुत ज्यादा डर लगता है जेस। और यार क्योंकि अभी जेस ने इन तीनों को घूर के देखा होता है, तो इसलिए जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये मुझसे उलझना चाहता है, ये मुझसे पंगे लेना चाहता है, क्योंकि सिर्फ इसका दोस्त एक गैंगस्टर है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है। इसके बाद ये अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला यहाँ से मेरा मजाक उड़ा के गया है। इसके बाद जो लड़कियां होती हैं वो इसको कहती हैं, हे बेब तुम्हें क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं यार जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है मोटा वाला, वो यहाँ पे अकेला बैठा हुआ होता है, तो इसलिए सीनियर इसको कहता है, तू क्या वहां पे बस बैठा ही रहेगा। लेकिन जो हमारा मोटा वाला ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में भी सोच रहा होता है, वो जेस और वास्को बाथरूम भी साथ जाते हैं, मुझे सच में अब जलन हो रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं जितने भी ये बुरे बंदे होते हैं इन्होंने ह्यूंग-सुक को घेर लिया होता है और ह्यूंग-सुक को ये कहते हैं, ओए इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, हमारे पीछे पीछे आ। इसके बाद हम देखते हैं ये ह्यूंग-सुक को एक जगह पे ले जाते हैं और अब कहते हैं इसको, मुझे इसको देख के और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद जो दूसरा सीनियर होता है वो कहता है, हा, इसके चेहरे पे लिखा है कि ये एक बहुत बड़ा लूजर है। तो जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो कहता है, आखिर बात क्या है, प्लीज जो भी बात है मुझे माफ कर दो। इसके बाद जो ये सीनियर का लीडर होता है ये ह्यूंग-सुक को कहता है, आज तेरा दिन अच्छा नहीं है, तेरे साथ जो बड़े कान वाला बंदा था उससे हमारी कुछ पुरानी दुश्मनी है। इसके बाद जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोचता है, आखिर क्या चल रहा है, बड़े कान वाला, इसका मतलब जेस से है क्या। इसके बाद ये बंदे ह्यूंग-सुक को कहते हैं, क्या तो उस बड़े कान वाले का दोस्त है। और ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, दोस्त, लेकिन जेस मुझसे नफरत करता है, वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं पीछे से जेस आता है और कहता है, हाँ वो मेरा दोस्त है, और कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था तुम सब वही कर रहे हो, तुम सब के सब बिल्कुल भी नहीं बदले। डैनियल इधर आओ तुम। तो ये जो तीनों बंदे होते हैं ये जेस को कहते हैं, ये साला क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो, तुम्हारे साथ जो गैंगस्टर था वो कहाँ गया। ह्यूंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है, जेस ने मुझे अपना दोस्त कहा। लेकिन जो जेस होता है वो इन तीनों बंदों को कहता है, मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो, कौन गैंगस्टर। तो ये तीनों बंदे कहते हैं, क्या तुम अकेले आए हो, तुम्हारे साथ गैंगस्टर नहीं है। तीसरा बंदा कहता है, हा, लगता है इसको अभी समझ नहीं आया है कि ये किस सिचुएशन में फंस गया है। ये सीनियर्स कहते हैं, हा, ये बस स्टाइल मार रहा है और कुछ भी नहीं। इसके बाद दूसरा सीनियर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमें तुम्हारी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। और इसके बाद जो इन तीनों की गर्लफ्रेंड होती है दो, उनमें से एक कहती है, ओ कितना क्यूट है ये, और दूसरी वाली लड़की कहती है, इसके साथ बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो कहता है, तू मेरे चेहरे पे इस निशान को देख रहा है, तू जानता है ना मुझे ये कैसे मिला था निशान, और ऐसा ही निशान अब मैं तुझे देने वाला हूँ तेरे फेस में। और हम देखते हैं जो सीनियर होता है उसके हाथ में चाकू होता है। इसके बाद जो जेस होता है वो बहुत ही रिलैक्स्ड होके कहता है, मुझे दिख रहा है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, मैं कहता हूँ यहाँ से चुपचाप से दफा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जो तुम्हें फूड डिलीवर करना है तुम्हारी जगह वो मुझे डिलीवर करना पड़ जाए, इसलिए कहता हूँ चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। और ये सुन के इन तीनों को गुस्सा आ जाता है। इनमें से जो सीनियर्स का लीडर होता है वो जेस की तरफ, जेस को मारने के लिए बढ़ता है आगे और उसके हाथ में चाकू होता है। ये सीनियर्स का लीडर कहता है, तू साले, और हम देखते हैं जो जेस होता है वो बिल्कुल गो की तरह इस बंदे को मारता है। हम देखते हैं जेस के हाथ में एक बोर्ड होता है और वो इस बोर्ड को इस सीनियर के फेस में दे मारता है। और ये जो सीनियर होता है इसका एक दांत टूट जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, फिर से मेरा दांत टूट गया। इसके बाद जेस कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ था तुम वही गलती दोबारा से दोहरा रहे हो, क्या तुम अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखे अब तक।
इसके बाद जो मोटा और दूसरा वाला बंदा होता है वो भी जेस की तरफ जेस को मारने के लिए बढ़ते हैं। इनमें से एक जेस को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेस उस मुक्के को डॉच कर लेता है और सीधा इस बंदे के पेट में अपना घुटना दे मारता है, जिसकी वजह से ये वाला बंदा भी नॉकआउट हो जाता है। और इस बंदे को मारते वक्त जो जेस होता है वो मोटे की तरफ बहुत ज्यादा घूर के देखता है। मोटे की तो यार मतलब जेस की आंखों को देख के ही फट जाती है। इसके बाद जेस कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि हर सुबह तुम्हारी वजह से मैं कितनी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग करता हूँ रोज। और जो हमारा युंगसुक ये सारी चीजें देख रहा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये जो तीनों के तीनों बंदे होते हैं ये जमीन में पड़े होते हैं। जेस ने इनकी अच्छे से धुलाई करी होती है। जेस कहता है, मैं रोज इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ कि ये काफी है कि मैं इतनी ट्रेनिंग करके गंजा हो जाऊं। और यार यहाँ से एक बात कंफर्म होती है कि जो जेस है वो भी शायद वन पंच मैन देखता है। नहीं तो मतलब यार तुम ही बताओ उसको कैसे पता कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद कोई गंजा भी हो सकता है। वन पंच मैन देखा होगा उसने, तभी तो उसको पता है। और यहाँ पे जितने भी बंदे वन पंच मैन के फैन है वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना। और हम देखते हैं ये जो सीनियर्स होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये साला कमीना ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो इन बंदों को कहता है, मैं तुम्हें वैसे और ज्यादा मारना चाहता था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बहुत ही कुत्तों की तरह भी मारा तो ये बात वास्को को अच्छी नहीं लगेगी। और जो हमारा युंगसुक यानी कि डैनियल होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, वो जेस को सच में वास्को की काफी ज्यादा चिंता है। ऐसे दोस्त का होना सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ आखिर ये दोस्त कैसे बने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस होता है वो डैनियल को कहता है, चलो डैनियल अब यहाँ से चलते हैं। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का समय दिखाते हैं, जिस वक्त जो वास्को और जेस होते हैं ये अपने शरीर में टैटू बनवा रहे होते हैं अपनी चोटों को ढकाने के लिए। तो हम देखते हैं उस बंदे को जो इनके टैटू बना रहा होता है। वो कहता है, अब ये काम पूरा हो चुका है, ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारी चोटें थी वो सब की सब अब ढक चुकी हैं। इसके बाद पीछे से हमें जेस की वॉइस ओवर आती है। वो कहता है, एक बार में एक टैटू धीरे धीरे करके हमें पूरा 1 साल लग गया, और बाद में जितनी भी चोटें वास्को के लगी थी वो सारी की सारी हमने टैटू से ढक दी। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस होता है वो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यूंटे, तुम्हारे सारे के सारे जख्म के निशान अब ढक चुके हैं। इसके बाद जो टैटू वाला बंदा होता है जो इनके टैटू बनाता है वो कहता है, हे गाइस, तुम्हारी बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, हम पागलों की तरह रोज मेहनत करते हैं, हम रोज वर्कआउट करते हैं। मतलब कि जब यूंटे के सारी की सारी चोटें लगी थी ना, जब उसको सीनियर्स ने ये चोटें दी थी, तब से पूरा 1 साल बीत चुका होता है अब। और अब जाके यूंटे के शरीर के सारे टैटू कंप्लीट हुए होते हैं। और अब तक 1 साल तक इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी होती है, वही साइतामा वाली मेहनत करी होती है इन्होंने, और इसलिए इनकी बॉडी अब काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है। और ये जो टैटू वाला बंदा होता है ये जेस को देख के दोबारा से सोचता है, ये बंदा सच में एक बहुत ही अच्छा दोस्त है इसका, क्योंकि इसने खुद पे पहले मतलब कहा कि मेरे टैटू बनाओ, ताकि जो मेरा दोस्त है उसको थोड़ी सी हिम्मत आए और वो अपने टैटू बनाए। और जो इसका दोस्त है इसको एक्मोफोबिया भी था, जिसमें पैनी चीजों से काफी ज्यादा डर लगता है। और यार जेस की ही वजह से ना जो हमारा वास्को होता है उसका एक्मोफोबिया का डर निकल चुका होता है। अब उसको कोई भी एक्मोफोबिया नहीं होता यूंटे को, यानी कि वास्को को। तो हम देखते हैं जेस को जो यूंटे को कहता है, टडा, देखो मेरा ये आखिरी वाला टैटू कैसा है। इसके बाद यूंटे कहता है, जेस मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। इसके बाद फिर से पीछे से जेस की वॉइस ओवर आती है, इन सारे टैटू को बनाने के प्रोसेस में पूरा 1 साल लग गया, और इस वजह से वास्को को यानी यूंटे का जो एक्मोफोबिया का डर था वो भी खत्म हो गया। और यहीं से शुरू हुई कहानी बर्न नकल्स की। और यार देखो, अगर हम टेक्निकली देखें जो बर्न नकल गैंग है वो किसकी वजह से बना है, वो गो की वजह से बना है। वो बंदा गो ही था जिसने वास्को को कहा था कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, इतने पुशअप्स मारो, वही साइतामा वाली ट्रेनिंग उसने वास्को को बताई थी। और गो को ही देख के वास्को के अंदर उम्मीद आई थी कि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। तो अब हम इसके बाद वही वाला सीन देखते हैं जब ये बच्चे होते हैं, तो गो भी उस वक्त बच्चा होता है। तो हम देखते हैं जो गो होता है वो जा रहा होता है, लेकिन तभी गो के सामने आता है गन।
तो जो गो होता है वो गन को कहता है, ओह तो तुम वही इंसान हो, तुमसे मिलके ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। मतलब कि यार जो गन है ना वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसका काफी पहले से नाम चलता है। इसके बाद गो गन को कहता है, मैंने डिटेंशन सेंटर में तुम्हारा बहुत ज्यादा नाम सुना था, तुम यहाँ पे इतनी दूर से बस मुझसे मिलने के लिए आए हो। इसके बाद जो गन होता है वो पूरी की पूरी बात गो को बताता है। वो बताता है कि वो उसको अपने मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करना चाहते हैं। पूरी की पूरी बातें बताता है जो कि हमें यहाँ पे अच्छे से नहीं बताई होती हैं। इसके बाद गो कहता है, क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो और इसके लिए मुझे एक टेस्ट देना पड़ेगा? तू साले, क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है गन? इसके बाद गन कहता है, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। इसके बाद जो गो होता है वो कहता है, तो आजा। इसके बाद ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में फाइट हुई होगी, लेकिन ये फाइट हमको दिखाई नहीं जाती। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सिकाड़ा को। सिकाड़ा अब अपने से जो जूनियर बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल वैसे ही परेशान कर रहा होता है जैसे उसको सीनियर करते थे। सिकाड़ा सारे छोटे बच्चों को गो का डर दिखा के उन पे राज करता है और उनको वैसे ही परेशान कर रहा होता है। हम देखते हैं एक बंदे को उसने बिल्कुल वैसे ही खंबे में चढ़ा रखा होता है जैसे कभी वो चढ़ता था। सिकाड़ा इस बंदे को बुली करते हुए कहता है, तुम मेरे कजन को तो जानते ही होंगे, क्या मैं उसको कॉल करके यहाँ बुलाऊं? वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब यूंटे और जेस बच्चे होते हैं। तो जो यूंटे यानी कि वास्को, वो जेस को कहता है, जेस मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। इसके बाद जेस कहता है, हाँ बोलो, तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे? तो जो यूंटे होता है वो जेस को कहता है, तुमने अपने हाथ में लिखाया है माई हीरो नेम इज ईटी, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तो जो जेस होता है वो कहता है, अच्छा तुम्हारा मतलब इससे है। वो एक ईटी एक सुपर हीरो है, जब मैं उसको देखता हूँ सच में मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने हाथ में ईटी दिखाया है। जेस यूंटे को कहता है, तुम्हारा जो सुपर हीरो है वो वास्को होना चाहिए। इसके बाद यूंटे कहता है, क्या वास्को? वो कौन है? इसके बाद जेस यूंटे को बताता है, जो तुम्हारे पास वो सुपर हीरो का टॉय है उसका असली नाम वास्को है। इसके बाद जो यूंटे होता है वो कहता है, अच्छा वास्को, मुझे ये बात नहीं पता थी कि उसका नाम वास्को है। इसके बाद जो यूंटे होता है वो कहता है, खैर जो भी हो जेस, मेरा सुपर हीरो तो तुम ही हो जेस। और हम देखते हैं जो हमारा यूंटे होता है वो अपने हाथ जेब में रख के वहां से निकल लेता है, और जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा सुपर हीरो भी तुम ही हो यूंटे। और हम देखते हैं जो ये ईटी होता है ना, असल में इस ईटी का मतलब यूंटे ही होता है, और ये चीज जेस ने अपने हाथ में छपवाई होती है। और यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सुपर हीरो हैं। और इसी के बाद से जो हमारा यूंटे है उसको नाम मिला होता है वास्को। लेकिन यार अभी हम करंट मोमेंट में देखते हैं जो वास्को होता है वो बाथरूम में बैठा होता है हल्का होने के लिए, और वो कह रहा होता है, जेस तुम कहाँ चले गए? ये कोई मजाक नहीं है जेस, तुम जहाँ भी छुपे हो जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे जल्दी से टिश्यू पेपर दो, मुझे यहाँ पे अकेले में डर लग रहा है। लेकिन जो जेस होता है इस वक्त वो उन सीनियर्स को धो रहा होता है जो उनको बचपन में कभी बुली किया करते थे। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और अगर आप आगे की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को जरूर से दबा देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।